हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है ईपीपीसीएस प्रीलिम्स के एसपीवाईक्यू सीरीज में। हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो ईपीपीसीएस का है, ये इसका शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर रहे थे, तो ताकि एक साथ कंप्लीट जो है इस लेक्चर में आपको कंप्लीट आप देखिएगा 2023 का ईपीपीसीएस का प्रीलिम्स का पीवाईक्यू शॉर्ट नोट्स एनालिसिस है, आपको सिर्फ इस एक वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ-साथ बता दें जो आपके डाउट्स हैं उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। उसके एक चीज़ ये है कि पीडीएफ के लिए कई साथी कह रहे हैं, तो पीडीएफ के लिए आप इसके साथ-साथ टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा, लिंक है। वहाँ पे हम आपको ये नोट्स कंप्लीट जो है, ये पूरे नोट्स हैं आप देख पा रहे हैं शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स, ये आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना? और इसी तरीके से जो इसके अन्य जो क्लासेज़ हैं, अभी 23 का है, अगले 8 से 10 दिनों में कोशिश किया जाएगा कि 22 से लेके और पीछे तक जितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं 22-21 ठीक है, उन सबको करा दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, पहले तो इस क्लास को शेयर कर लीजिएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों में जो आनुवांशिक विविधता है, उसका रख-रखाव किया जाता है। तो किस तरीके से किया जाता है, तो वो इन सिटू संरक्षण में आता है। ये आपको बता चुके हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान है या फिर जैविक विविधता है, उसके 2 तरीके का संरक्षण है। एक इन सिटू है और एक एक्स सिटू है। तो इन सिटू क्या है, उसको खुद के जहाँ पे है वो पाया जाता है, उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको जब संरक्षण दिया जाता है तो इन सिटू होता है। एक्स सिटू में अगर बात कीजिएगा तो एक्स सिटू में वहाँ से उसको बाहर निकाल के दूसरी जगह पे लाके उसको कंज़र्व किया जाता है। इसके जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं वो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इन सिटू में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, ठीक है, आरक्षित जैव मंडल, ये सारे पॉइंट्स किसमें आएँगे ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके इन सिटू वाले में आएँगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, एक टर्म दिया था खरीदादार, ठीक है, टर्म क्या है खरीदादार, पूछा था कि खरीदादार क्या होता है या किससे संबंधित है? तो ये जो है सल्तनत काल में जो है फरमान भेजने वाला अधिकारी था। क्या था? फरमान भेजने वाला अधिकारी था किस काल में? सल्तनत काल में। तो पॉइंट टर्मिनोलॉजी है, इसको ध्यान रखिएगा, खरीदादार, ठीक है? ये सल्तनत काल में फरमान भेजने वाला अधिकारी था। अगला पॉइंट है कि बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है, बीओडी, किसका मानक मानदंड है? यानी इसके थ्रू क्या आप मेज़र कर पाते हैं बीओडी के द्वारा? तो ध्यान दीजिएगा, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें प्रदूषण की जाँच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। उसमें क्या होता है, इसके थ्रू हम जो है उसमें कितना प्रदूषण है इसकी जाँच हो जाती है। जैसे कि अगर तो ऐसे आप समझें कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर मात्रा बढ़ गई, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की आवश्यकता ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसमें जो जलीय प्रदूषण है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। क्या हो गया है? बढ़ चुका है। और जब ये बढ़ेगा तो इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ये जो है आप इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ऐसे आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है, किस तरीके से? तो इसमें जो है आपको स्टेटमेंट बना के ये पॉइंट दे देगा। अगला स्टेटमेंट वाला पॉइंट था कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान जो है तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। क्यों रहता है? तो क्योंकि जो है दक्षिण-पश्चिम जो मानसून है, उसकी अरब शाखा जो है उसमें वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। किसमें? वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। अगर बात कीजिएगा तमिलनाडु की, तो आप देखेंगे कि जब इधर से अरब सागर वाली आती है, ठीक है? तो उसके साथ ही एक साइड जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, तो वहाँ पे बारिश नहीं होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो क्या रहेगा? ये शुष्क रहेगा। तमिलनाडु तट पर जो है उत्तर पूर्वी शाखा, कौन-सा उत्तर पूर्वी शाखा जो लौटता हुआ मानसून है, वहाँ से उसके थ्रू यहाँ पे मूसलाधार बारिश होती है। तो हैवी रेनफॉल कहाँ पे होता है इसके थ्रू? तो उत्तर पूर्वी शाखा के साथ, यहाँ पे जो उत्तर पूर्वी शाखा के साथ क्या होगा, यहाँ पे हैवी रेन होगा। कहाँ पे? तमिलनाडु तट पर, ठीक है? आगे बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न जो पूछा हुआ था अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 जो है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर इसको आहूत जो है ना? इसको आहूत करेगा। स्टार्ट करने के लिए जो आदेश होगा वो प्रेसिडेंट का होगा, है ना? दो संसद की दोनों सदनों के बैठक के लिए। लेकिन उसकी जो सदन की अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? वो आप ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का स्पीकर ही करेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल याद रखिएगा, एक अनुच्छेद 108 में जो है संसद की दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है। कई बार ये जो पॉइंट है आप देखेंगे तो मिलान करने वाले में भी आपसे पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट साथियों ध्यान दीजिएगा कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार की जो है ये योजना है, जिससे उसमें 3-4 योजना दिया हुआ था ऑप्शन में कि कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, उसमें केंद्र सरकार की भी योजनाएँ थी, है ना? तो उसमें आपको बताना था, राइट आंसर था गंगा एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है 594 किलोमीटर है और कहाँ से? मेरठ से प्रयागराज तक। मेरठ से
प्रयागराज तक ये कनेक्ट करेगा। उसके साथ-साथ इसमें 12 जिलों को जोड़ेगा। तो देखिएगा इस बार जो इसमें प्रश्न पूछा हुआ है, वो तो सिंपल आपसे पूछ लिया था कि उत्तर प्रदेश की कौन-सी योजना है? गंगा एक्सप्रेसवे। अगर अगली बार चर्चा में रहा इस गंगा एक्सप्रेसवे से प्रश्न बनेगा, तो स्टेटमेंट में आपसे दे सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है इतने किलोमीटर है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करेगा। तीसरा स्टेटमेंट ये भी बन सकता है कि कितने जिलों को कनेक्ट करेगा। तो जो एक बार प्रश्न आपके पीवाईक्यू में आ गया है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, आयाम को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से जब पीवाईक्यू से फिर प्रश्न बनेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आपके वही प्रश्न बनेंगे। लेकिन उसके साथ क्या होता है, वहाँ पे जो प्रश्न बनेंगे उसके अलग पॉइंट से लेके प्रश्न बन जाएँगे, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक? अगला पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित महिलाएँ। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कौन-सी महिलाएँ थी? यहाँ पे एक महिला का नाम पूछा हुआ था। फिलहाल यहाँ पे 2-3 जो महिला उनका नाम ध्यान रखिएगा। पहला है कनक लता बरुआ, दूसरा है मातंगिनी हाजरा, और उसके बाद से अरोड़ा आसफ अली। ये 3 महिलाएँ हैं जो 1942 में आप देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। मोस्टली इसमें जो नाम पूछा था अरोड़ा आसफ अली का पूछा जाता है ना? ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जो 2 अन्य नाम हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना है। कनक लता बरुआ और मातंगिनी हाजरा, ठीक है? ये 2 नाम ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, ये उन महिलाओं के नाम हैं। और उसमें पूछा था कौन से नहीं है, तो एक नाम था शांति घोष। इन्होंने जो है 1931 में जिलाधिकारी की जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इनका जो संबंध है, ये भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं था। ऑप्शन में ही सही उत्तर था शांति घोष, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति जो है संसद को देता है। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ये 2 स्टेटमेंट है, दोनों आपस में अपने आप में सही है, ठीक है? पहली चीज़ ये कह रहा है कि जब किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश जो है राष्ट्रपति किसको देगा? संसद को देगा। और राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, मतलब इस तरह को ये नहीं कि उसका प्रस्ताव माने ही माने, इस पे उसको बाउंडेशन नहीं है। अगला साइंस का एक छोटा सा पॉइंट था कि हास्य गैस, ठीक है? हास्य गैस जो है कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? हास्य गैस कहा जाता है, N2O। इसका प्रयोग जो है किसमें किया था? निश्चेतक के रूप में किया था। ये पॉइंट का आपको ध्यान रखना है ना? कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस गैस का प्रयोग जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता है, तो वो हास्य गैस है। अगर आप देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फ़ॉर्मूला हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? 1857 की क्रांति में बरेली से नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने। किसने? खान बहादुर खान ने जो है 1857 की क्रांति में बरेली से उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। इनका जो एक अन्य नाम ध्यान रखिएगा, बख्त खान, ठीक है? खान बहादुर खान का ही एक अन्य नाम है, कौन-सा नाम है? तो बख्त खान नाम है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, फटाफट से देखिए अगला पॉइंट, अनुच्छेद 20 में शामिल। तो आपका अनुच्छेद 20 है, इसमें क्या-क्या पॉइंट शामिल है? ये पॉइंट देख लीजिए। पहला पॉइंट है कि दोहरे दंड की धारा जो है अनुच्छेद 20 सेकंड कायत्तर विधि, है ना? अनुच्छेद 20 का फर्स्ट, अपने विरुद्ध जारी जो विरुद्ध जारी साक्षी होने से निषेध 20 का 3, यानी ये आपका अनुच्छेद 20 है। इसमें 3 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये भी पूछा जा चुका था कि कौन निम्नलिखित में इसके अंदर नहीं आता है। तो ये जो 3 पॉइंट है, आप देखेंगे इसमें इसके अंतर्गत आएँगे, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही जितने भी आपके मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों में आपको जो उसके अंदर के सब क्लॉज़ वाले पॉइंट हैं, अब उनको ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि मूल अधिकार से बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं, मतलब जितने बनने थे बन चुके हैं। अब जो उसमें प्रश्न बन रहे हैं, जैसे कि अभी अनुच्छेद 20 आपने देखा, पहले सीधा-सीधा पूछ लेता था 20 क्या है? अब क्या कर रहा है? इसके क्लॉज़ में जा रहा है, ठीक है? 20 का 1, 20 का 2, ठीक है? इसमें किस तरीके से ध्यान दीजिएगा, जो आप मूल अधिकार पढ़िएगा तो वहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा-सा डेप्थ में जाइएगा, और जो भी अनुच्छेद आप पढ़ रहे हैं उसका अगर कोई सब क्लॉज़ है 1, 2, 3, ठीक, उसमें जाके उसको ध्यान रखिएगा। अब वहाँ पे प्रश्न हिट कर रहा है, तो उस तक हमको जाना ज़रूरी हो गया है। अगला पॉइंट है महान्यायवादी से संबंधित पूछा था, स्टेटमेंट दिया था अटॉर्नी जनरल। सारे पॉइंट्स यहाँ पे एक बार देख लीजिए। महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76, हाँ, 76 के अंतर्गत आता है महान्यायवादी। ये देश का जो है सर्वोच्च कानून अधिकारी है ना? सर्वोच्च कानून अधिकारी है। बात करेंगे इसकी नियुक्ति की, तो नियुक्ति कैसी होती है? राष्ट्रपति द्वारा जो है इसकी नियुक्ति होती है केंद्र सरकार की सलाह पर, ठीक है? और ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करेगा।
मतलब कि महान्यायवादी का जो है कार्यकाल संविधान में उल्लिखित नहीं है। इसकी अर्हता एलिजिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश होने की योग्यता मतलब रखना चाहिए। ठीक है, किसको बनाया जाएगा महान्यायवादी? तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसको बनाया जाएगा। तो ये 2-3 पॉइंट है, इसी से घूम फिर के स्टेटमेंट आपके बनेंगे महान्यायवादी पे। ये पॉइंट अगर आपको यहाँ से क्लियर हो जाते हैं तो इस पे कोई प्रश्न बनेगा आपका गलत नहीं होगा। पहली चीज़, महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। अनुच्छेद 76 नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन सलाह केंद्र सरकार की। राष्ट्रपति के प्रसाद तुरंत ये पद धारण करेगा। अर्हता जो है इसकी योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की किसकी योग्यता रहेगी। अगला पॉइंट देखिएगा, भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये लक्ष्य आप ध्यान दीजिएगा 2070 तक रखा हुआ। कई बार इस तरह के प्रश्न जब बनते हैं तो जो चर्चा में रहता है, जो न्यूज़ में रहता है कि किस कौन सा लक्ष्य कैसे उस पे जाता, फिर उस पे कोई बात बनती है, कोई कमेटी बनती है, तो वो लक्ष्य आपसे पूछ जाता है कि कौन सा लक्ष्य जो है किस ईयर तक रखने का टारगेट रखा गया है। तो जनसंख्या स्थिरीकरण का जो है लक्ष्य रखा गया 2070 तक। उसके बाद से देखिए फिर से ये प्रश्न पूछा हुआ है जो आपको हम स्टार्टिंग में बूस्टर सीजन में कराते हैं, अनुसूची। ठीक है, कुल तो आप ही 12 हैं विषय। तो कई बार यहाँ से प्रश्न बनेगा, एक तरफ अनुसूची दे देता है ना। इस तरह के प्रीलिम्स 23 में भी आपसे यही प्रश्न पूछा था, एक तरफ अनुसूची दिया हुआ था और एक तरफ सामने उसका विषय दिया हुआ था मिलान करने के लिए। तो 1 बाय 1 करके देख लीजिए। 9वीं अनुसूची की अगर बात कीजिएगा तो केंद्र व राज्य के ऐसे कानून हैं जिसमें न्यायालय चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में। ठीक है, तीसरी अनुसूची में बात कीजिएगा, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप को इसमें बताया गया अनुसूची 3 में। आठवीं अनुसूची जो है, आठवीं अनुसूची क्या कह रहा है, उसमें भाषाओं को उल्लेख किया गया है। और 10वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट रहेगा, दल परिवर्तन के आधार पर जो है निरर्ता। इसमें जो अलग से ऐड किया था चौथा अनुसूची, राज्यसभा में जो स्थान है उस सीटों का आवंटन के बारे में उससे बताया गया था। बेसिकली प्रश्न कैसे पूछा गया था, ये चारों दे दिया था, पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो भाग 11 में दिखा रहा था, तो वो गलत रहेगा। ठीक है, तो आपके चौथे में हो जाएगा। तो 3-4 ऑप्शन आपका यहाँ पे पाँचों पाँचों देख लीजिएगा। इसके साथ ही एक बार आप स्टैटिक में जाके है ना पूरे पूरे जो अनुसूचियाँ हैं उन सारे अनुसूचियों को देख लीजिएगा, जो कौन से संबंधित संविधान संशोधन है उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, ये सतत विकास एसडीजी लक्ष्य से भी कई बार कहते हैं, ये प्रश्न पूछता है। हालांकि ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है, यही प्रश्न बार बार पूछता है, सतत विकास लक्ष्य और संबंधित। तो एसडीजी 10 जो है असमानताओं की कमी। 11 में बात की गई जलवायु जलवायु क्रिया, 11 नहीं है, ये 13 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेट एक्शन आपका 13 होगा। एसडीजी 14 पानी के नीचे का जीवन, है ना। और एसडीजी 15 जमीन पर जीवन। ठीक है, तो एसडीजी जो 17 बोल है आपको 17 बोल आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? ठीक है, इस वाले को सही कर लीजिए। 11 नहीं होगा, कौन सा होगा? 13 होगा। ठीक है, एसडीजी 13 है जो जलवायु क्रिया के बारे में बात करता है। आगे बढ़िए, देखेंगे अगला पॉइंट क्या है इसमें। तो अगला प्रश्न पूछा था नाइट्रोजन के बारे में पूछा था, प्राकृतिक रेशम में जो है कौन सा एक घटक होता है, तो उसमें नाइट्रोजन इसका घटक होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन जो है उसका एक घटक होगा। नाइट्रोजन के बाद से जब हम देख रहे थे, नाइट्रोजन के बाद से इसमें इसमें जो पॉइंट है कि रेशम उत्पादन जो है आप देखिएगा कृषि आधारित है। क्या है? कृषि आधारित है। कई बार से पूछ लेता है कि किस सेक्टर से आधारित है रेशम उत्पादन, कृषि आधारित है। और ध्यान दीजिएगा ये जो है कोकून से प्राप्त होता है। किससे? कोकून से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न में जो आपके सिर्फ इतना पूछा था कि प्राकृतिक रेशे का एक जो घटक होता है कौन सा होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऐसे करके पॉइंट दिया हुआ था। नाइट्रोजन उत्तर होगा। बाकी 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे बताया जा रहा है जो आपको स्टैटिक से रिलेटेड कि रेशम उत्पादन कृषि पर आधारित है, कोकून से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना जो है कहाँ की गई, तो आप ध्यान दीजिएगा फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा में इसकी स्थापना की गई है। और अगला पॉइंट पूछा था प्रश्न, माउंट न्यूमेन ये एक जगह है, पूछा था कि क्या है ये, तो ये जो है लौह अयस्क से संबंधित है। किससे? लौह अयस्क से संबंधित है और खनन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है ये? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। माउंट न्यूमेन जो है लोहे की खदान से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट, आर्थिक क्रिया की श्रेणी में रखा गया है किसको? आर्थिक क्रिया की श्रेणी में किसको रखा गया है? तो किसानी, है ना, परिवहन, नौकरी, ये सब क्या है? आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंधित है। और जबकि स्वैच्छिक समाज सेवा, मतलब आप अपने इच्छा से समाज सेवा कर रहे हैं तो वो सामाजिक कार्य है, जबकि वो एक आर्थिक क्रिया नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आएगा, तो वो पॉइंट आपको देख लेना है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स में दिए हुए थे ऑप्शन के तौर पे, और स्वैच्छिक में नहीं आएगा। आर्थिक क्रिया में तो स्वैच्छिक समाज सेवा। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा,
गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त वंश का नाम सुना होगा। गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्राप्त जानकारी कहाँ से होती है, तो ध्यान दीजिएगा, वायु पुराण से, मत्स्य पुराण से और ब्राह्मण से, ठीक है। और इसके साथ साथ भागवत पुराण से भी, इन 4 जगहों से आप देखेंगे गुप्त वंश के शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद से एक है विष्णु पुराण, यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि गुप्त वंश और मौर्य वंश, इन वंश के बारे में किस किस पुराण से जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्य वंश वाला तो याद है कि इस बार गुप्त वंश का पूछा था, तो मे बी अगली बार मौर्य वंश का पूछ ले तो ध्यान रखिएगा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। इस बार पूछा हुआ था ये वायु पुराण, मत्स्य पुराण से संबंधित ऑप्शन थे गुप्त वंश से रिलेटेड। अगला प्रश्न पूछा था कि कुछ योजनाएं थी गवर्नमेंट की और यहाँ पे वर्ष कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ सब आपको सुमेलित करके दे दिया गया है, सुमेलित करके दे दिया गया है। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा कि संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत 2014 में हुई। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014, ये वहाँ पे 2015 दिया था, तो यही इसमें गलत ऑप्शन था, यहाँ पे आपको सही करके बता दिया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन जो मिशन है 2016, और रूरल जो हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी है स्कीम वो 2017। तो इस तरीके से आप बताएं साथियों कि इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, यहाँ से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। तो सारे 2024 के और जो उसके पहले के महत्वपूर्ण स्कीम है उन पे कंप्लीट एक क्लास हमने बना दिया है, ठीक है। तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारे के सारे जो योजना है उस पर एक वीडियो मिल जाएगी, और उस क्लास करने के बाद आपके योजना के प्रश्न गलत नहीं होंगे। जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो सारे कवर अप है, और यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट बता दिया गया। आगे बढ़ेंगे, सतत विकास क्या होता है, तो सतत विकास क्या है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करना ही क्या है, सतत विकास है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, डायरेक्ट डेफिनेशन के तौर पे पूछा था। संविधान का अनुच्छेद 32, ठीक है, 32 के 2 सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, तो ये उसके बारे में है। उसके बारे में क्या है कि रिट जारी कर सकता है। निसार उपग्रह की अगर हम बात करेंगे तो इसरो और नासा, ये पॉइंट याद रखिएगा। निसार उपग्रह चर्चा में था, तो ये पूछा था कि इसके द्वारा ये लॉन्च किया था, तो इसरो और नासा के द्वारा मिलकर निसार उपग्रह। अगला पॉइंट है कि रामगंगा नदी, ठीक है, रामगंगा नदी जो 2 स्टेटमेंट था, कन्नौज के निकट गंगा में भी मिलती है, पहला स्टेटमेंट था। दूसरा था कि बेतवा नदी जो है इलाहाबाद में यमुना के पास मिलती है, तो ये उस स्टेटमेंट उसमें गलत है, यहाँ सही करके बता दिए कहाँ पे, हमीरपुर में। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा में मिलेगी, और बेतवा नदी जो है यमुना में मिलेगी, कहाँ पे, ये मिलेगी हमीरपुर में। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, वहाँ पे उस स्टेटमेंट गलत था, उस हिसाब से यहाँ पे आपको सही करके बता दिया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला प्रश्न था कि प्राचीन काल में भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए उनका क्रम बताना था, ठीक है। तो उनका क्रम यही था, यूनानी पहले, फिर शक, फिर कुषाण, तो ये 3 है। इन तीनों को रीअरेंज करके बताना था कि कौन किस क्रम में भारत पर आक्रमण किए। तो सबसे पहले यूनानी, उसके बाद से शक, फिर कुषाण, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट, 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी, किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो ये जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। 120 सदस्यों वाले क्या, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था। अगला पॉइंट था कि इंसुलिन हार्मोन से संबंधित था, जैसा पूछा था इंसुलिन जो हार्मोन है वो दिखेगा अग्नाशय के लैंगर हैंस की जो बीटा कोशिका है वहां से ये उत्सर्जित होता है। तो पूछा था अग्नाशय के लैंगर हैंस की बीटा कोशिका से क्या उत्सर्जित होता है, कि इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है नोबल गैस से संबंधित है, कौन सा नोबल गैस, उसमें दिया था कि कौन सा नोबल गैस नहीं है, जो अक्रिय गैस है। यहाँ पे आपको नोबल गैस दे दिया गया, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब क्या है, आपके नोबल गैस है। इन्हीं को क्या अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। तो उसमें ऑप्शन में क्या पूछा था, 3 ये दिया था, एक पूछ लिया था कौन सा इसमें से नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नोबल गैसेस कौन कौन से है, तो सारी नोबल गैसेज हमने आपको बता दी हैं, इनको अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, फटाफट से देखेंगे अगला पॉइंट, जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में देखेंगे तो प्राकृतिक आवास का विनाश, यानी जो उनका नेचुरल हैबिटाट है उसका जब डिस्ट्रक्शन होता है, जंगलों को काटना या फिर जंगलों में आग लगना, ये सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए जिम्मेदार है। अगला पॉइंट कि पौधों में जो है जाइलम, ठीक है, जाइलम क्या करता है, तो पौधों में जो जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जल के उसके लिए, परिवहन के लिए। तो बात करेंगे भोजन के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो यहाँ पे फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम, कि दोनों याद रखिएगा, जाइलम, जाइलम को याद रखिएगा, जाइलम का ज से जल, ठीक है, फ्लोएम फॉस्फेट या फूड, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार इस पे प्रश्न बनता है।
जाइलम और फाइलम पे। एक तो वाटर को लेकर पहुंचाएगा, तो उसमें फूड को पहुंचाएगा पौधों में। दोनों तरीके से परिवहन का काम करेंगे, पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला कह रहा है कि फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की जो कृषि विकास है, उसके लिए किसको श्रेय जाता है? तो स्पेन और अमेरिका वासियों को। ठीक है, कहाँ पे? फिलीपाइंस में जो है नारियल और गन्ने की खेती को लेकर इन्होंने प्रचलन किया, स्पेन और अमेरिकियों ने। अगला पॉइंट है कि कुछ नदियां हैं और नदियों के साथ साथ उनका उद्गम स्थल है। ये महत्वपूर्ण रहेगा, मिलान करने वाला प्रश्न था। यमुना नदी आप जानते हैं, यमुनोत्री से निकलती है बंदरपुर से। कृष्णा की बात करेंगे, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। गोदावरी देखेंगे तो त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलेगी। और महानदी जो है ये आपकी सिहावा पहाड़ी से निकलेगी। तो 4 प्रमुख नदियां, इस तरीके से नदियों के कंप्लीट क्लासेस आप है अवेलेबल है, चेक कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स में भी करा रखा है बूस्टर सीरीज के। उत्तर भारत की नदियाँ, साउथ भारत की नदियाँ, है ना, उसकी जो प्रमुख ट्रिब्यूटरी हैं, कौन कौन सी सहायक नदियाँ, उसी में से आपसे एक प्रश्न पूछ लिया है कि नदियाँ और उनके उद्गम स्थल, कौन कौन सी नदियाँ किस जगह गिरती हैं, जो आपकी नदियाँ हैं। कुछ अरब सागर में, कुछ यहाँ पे आके आपके या बंगाल में। तीन सारी नदियों का आपका शुरुआती और मुहाना पॉइंट भी ध्यान रखना है, कौन कहाँ पे मिल रही हैं और कहाँ से निकल रही हैं। तो 4 पॉइंट था, इंपॉर्टेंट था, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला देखा तो पूछिएगा था, पर्वत दिया था और देश दिया था। पर्वत और देश दिया था, इसमें पूछा था कि मिलान करने के लिए। तो किलिमंजारो आप सभी जानते हैं, तंजानिया। ट्यूबकल को ध्यान दीजिएगा, मोरक्को। स्टेनली युगांडा, है ना। और हागर पर्वत जो है अल्जीरिया, कहाँ पे? अल्जीरिया। तो ये 4 महत्वपूर्ण पर्वत है। अगली बार इसमें से हो सकता है, देखिए किलिमंजारो कई बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ऐसा नहीं है। तो एक पीवाईक्यू का ले लिया और 3 इसमें कुछ नया जोड़ दिया। अगली बार हो सकता है 2 इसमें से कोई ले ले, फिर 2 और अन्य जो पर्वत में मिला ले। तो उस वाले प्रश्न में आपको जब पीवाईक्यू अच्छे से तैयार रहेगा तो प्रश्न आपके वहाँ पे गलत नहीं होंगे। किलिमंजारो रट लीजिएगा, तंजानिया, ट्यूबिकल मोरक्को, स्टेनली युगांडा, है ना। और हागर जो है अल्जीरिया। अगला पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना जो है त्याग पत्र किसको देगा? तो वो राष्ट्रपति को ही देगा। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो चीफ जस्टिस को देगा। तो ये ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, ये गलत हो जाता है। और यहीं पे गलत, बहुत सारे बच्चों को गलत होता है यहाँ पे, कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका जो न्यायालय का न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे उसके अन्य न्यायाधीश हो, सब राष्ट्रपति को ही लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि न्यायालय का वो उसको सीजीआई को देगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा, अगला पॉइंट देखिएगा। एक बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है कि फ्रॉम जो है डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस, पुस्तक इसके लेखक कौन है? विमल जालान। विमल जालान गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के, तो महत्वपूर्ण रहेगा ये इनकी पुस्तक। मैं भी एक बार फिर से इसको पूछ ले। तो फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस जो है विमल जालान की ये पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है, पूछा था मैच करने वाले भी है, झील और देश दिया हुआ था। तो माराकाइबो झील वेनेजुएला, है ना। मिशिगन जो है यूएसए। ओनेगा झील आपका रूस। बैकाल झील रूस। इसमें दिया था कौन सा गलत सुमेलित है? तो आपको जो ओनेगो था, ओनेगा झील, इसको दे दिया था कनाडा। क्या दिया था? कनाडा। तो यही वाला ऑप्शन गलत था उसमें, यहाँ पे सही करके बता दिया कि ये कहाँ पे मिलेगा आपको? रूस में। तो इन चारों झीलों का नाम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, किस किस देश में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो माराकाइबो वेनेजुएला, मिशिगन यूएसए, ओनेगा और बैकाल आपको रूस में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें पूछा तो उत्तर प्रदेश संबंधित 2 स्टेटमेंट दिए थे कि उत्तर प्रदेश को जो राज्यसभा के लिए सीटें मिली हैं 33 सीटें मिली हैं, और लोकसभा की कितनी सीटें मिली हैं? तो 80 सीटें मिली हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दोनों वहाँ पे सही था, है ना। कि उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटी संबंधित था, राज्यसभा की 30 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें। अगला पॉइंट है, कैप्टन जो हॉकिंस था 1608 में भारत आया किसके? जहांगीर के दरबार में। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ आप 2 चीज पूछ सकता है, किसके दरबार में आया और ईयर पूछ सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना। स्टेटमेंट में एक और प्रश्न था कि वह तुर्की और फारसी भाषा का जानकार था। ठीक है, तो वो तुर्की और फारसी भाषा का जानकार था। 2 स्टेटमेंट मिला के प्रश्न बना हुआ था। सारे पॉइंट्स आपको यहाँ बता दे रहे हैं। कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आया जहांगीर के दरबार में, और जो कैप्टन हॉकिंस था तुर्की और फारसी भाषा का जानकार था। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट देखिएगा कि एक योजना है जननी सुरक्षा योजना। शुरुआत हुई 12 अप्रैल 2005। ठीक है, 12 अप्रैल 2005 की शुरुआत होती है जननी सुरक्षा योजना की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है। उद्देश्य क्या था? तो मातृ जो मृत्यु दर तथा जो नवजात मृत्यु दर है उसमें कमी लाना। ठीक है, इसके साथ साथ अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, वित्त आयोग से संबंधित कई बार आपको बताया जा चुका है, पीवाईक्यू में कितनी बार आ चुका है। संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 280 में इसकी बात की गई है। इसमें जो है अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य हैं। कितने? कुल 5 सदस्य, यानी 4, 1 + 4, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। स्टेटमेंट जब प्रश्न पूछा था 23 वाले में, तो वहां दिया था कि कुल 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो वो गलत था, तो यहाँ पे सही जान लीजिएगा, अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य, यानी एक अध्यक्ष 4 सदस्य। ठीक है,
संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद आपका 280 में है, वित्त आयोग है, और ये अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। प्रश्न में आपको दिया था नीति आयोग को, जो कि गलत था। तो अपना प्रतिवेदन किसको देगा? राष्ट्रपति को समक्ष प्रस्तुत करेगा, और राष्ट्रपति उसे क्या करेगा? संसद के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा हंगुल हिरण। हंगुल हिरण से संबंधित एक पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भारत के जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। ऑप्शन दिया था कि हंगुल हिरण कहाँ पाया जाता है, 4 ऑप्शन स्टेट के दिए हुए थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या था? जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ का ये क्या है? राजकीय पशु है। ठीक है, हंगुल हिरण क्या है? जम्मू एंड कश्मीर का राजकीय पशु, आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 171 इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या कहा गया, इस बात को पहले से समझिएगा कि इसके अनुसार राज्य विधान परिषद की बात कर रहा है, उसके सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के जो सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। यानी जहाँ पे विधान परिषद है और विधानसभा है, तो विधानसभा की संख्या के 1/3 के जो है अधिक नहीं होगी। उसके साथ साथ एक और क्या है कि विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए थे। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। इससे संबंधित अनुच्छेद 171 ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, इस संगीत की जो टप्पा शैली है, ठीक है, टप्पा शैली कह लीजिए, ये विकसित हुई थी किसके समय में? तो मोहम्मद शाह के समय में विकसित हुई थी। ठीक है, और ये जो है सर्वप्रथम जो है गुलाम नबी शोरी जो है इसके उससे संबंधित है। ये श्रृंगार प्रधान गायन शैली है। टप्पा शैली क्या है? श्रृंगार प्रधान जो गायन शैली, तो आप जाने मोहम्मद शाह रंगीला संबंधित हो सकता है। पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब यहाँ से एक अलग पॉइंट ये देखिए, गुलाम नबी शोरी जो है इससे संबंधित सर्वप्रथम इससे संबंधित है टप्पा शैली से। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिया था कि डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में जो कौन सा कॉमन एक भाग है, कौन सा कॉमन है? तो ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण का विषय, ये दोनों में है। मूल कर्तव्य में भी है, नीति निर्देशक तत्वों में भी है। तो बात कीजिएगा जब नीति निर्देशक तत्वों में, तो 48 के ए में डिफाइन है ये, और 51 क में जो मौलिक कर्तव्य है उसमें ये बात बताई गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। कई बार अलग से पूछ जाता है कि पर्यावरण का संरक्षण जो है डीपीएसपी के किस आर्टिकल में है, तो 48 के ए में है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला है, पूछ रहा है कि इसमें पूछा था देश और बंदरगाह कौन सा सुमेलित नहीं है? सारे के सारे सुमेलित आप यहाँ दीजिए। प्रश्न में नहीं पूछा था कि कारगा जो है आपको उसमें दिया था चीन। ठीक है, प्रश्न में चीन दिया था तो वो गलत है। सही वाला आपको बताया जा रहा है। तो ये कारगा जो है आपका रूस में है, जकार्ता इंडोनेशिया है ना, माउंटे जो वीडियो है ये उरुग्वे में, और रॉटरडैम आप सभी जानते हैं नीदरलैंड। इसमें जो 2 है पीवाईक्यू का बहुत ही महत्वपूर्ण है, रॉटरडैम वाला और जकार्ता वाला। ठीक है, ये 2 आपके पीवाईक्यू पूछा जा चुका था, और 2 नया मिक्स करके इसमें आपसे प्रश्न यहाँ पे बना के पूछ लिया था। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान ने जो अनुच्छेद 343 है, 343 के 2 में प्रारंभ की गई सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा को कितने वर्षों के उपयोग के लिए अनुमति दी गई थी? तो 15 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए दी गई थी। 1965 तक के लिए ये अनुमति दी गई थी। अनुच्छेद इसका याद रखिएगा, अनुच्छेद जो है 343 के सेकंड फेज में उसको बताया गया है, और ये जो है अंग्रेजी भाषा 15 वर्ष के लिए दिया गया था। अगला पॉइंट है कि अनूठी उपहार योजना। ठीक है, अनूठी उपहार योजना जो है कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की थी अनूठी उपहार योजना। ये कोरोना टीकाकरण से संबंधित है, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। किसको? इसको बढ़ावा देने के लिए आप देखेंगे अनूठी उपहार योजना, उत्तर प्रदेश सरकार। यूपी स्पेशल का एक प्रश्न था कि चंद्रप्रभा जो है वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपके चंदौली जिला में स्थित है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में चंद्रप्रभा, याद रखिएगा। इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा, 1957 में इसकी स्थापना होती है। कई बार इस तरह का पॉइंट भी पूछ लिया जा रहा है। जी इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभयारण्य है या पार्क है, तो उसके स्थापना दिवस को पूछ लिया। पिछली बार ऐसे पूछा था कतरनिया घाट, कतरनिया घाट से संबंधित पूछा था, उसके स्थापना ईयर को पूछा था, तो उसको भी यहाँ ध्यान रख लेगा। ठीक है, इस तरीके से चंद्रप्रभा का आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि 1857 क्रांति से संबंधित है, कौन कौन सी क्रांति में कौन सा डेट में सही है या नहीं है? तो 10 मई को 1857 में मेरठ से स्टार्ट हुआ, 4 जून आप देखिएगा लखनऊ है ना, 29 मार्च बैरकपुर, और जून में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे झांसी में। ठीक है, तो झांसी वाला ही शायद जुलाई दिया था प्रश्न में। यहाँ आपको जो सही है वो पॉइंट याद रखना है। 1857 क्रांति 10 मई मेरठ में, ठीक है, 4 जून को लखनऊ, 29 मार्च को बैरकपुर, और जून में झांसी। तो ये डेट याद रखिएगा। मे भी अगली बार यहाँ से प्रश्न पूछे तो पूछ ले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए कि जो 1857 क्रांति हुई मेरठ, लखनऊ और बैरकपुर को आप अरेंज करके बताइए किस मतलब डेट में अरेंज हुई, है ना।
कालानुक्रम में। तो आपको जब ये 1857 की तो सारी क्रांति है, लेकिन जब आपको डेट ये याद रहेगा 10/4 ये जून वाला, तभी आप उसको अच्छे से कर पाइएगा, ठीक है? यहाँ तक आई होप जो कि सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि एक अनुच्छेद की बात की थी यहाँ पे, अनुच्छेद 98, ठीक है? उसका फर्स्ट है, उसके तहत जो कि अब बात प्रोविज़न बनाया गया प्रावधान कि संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है, ठीक है? तो ये व्यवस्था जो है, संसद का जो प्रत्येक सदन है, उसके लिए क्या किया गया है कि प्रत्येक सदन के लिए एक सचिवालय की व्यवस्था की गई थी। ये बात किस आर्टिकल में बताई गई है? तो अनुच्छेद 98 के फर्स्ट में, ठीक है? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न था, ये देखिएगा डिप्थीरिया, ठीक है? डिप्थीरिया जो है ये गंभीर बीमारी है और एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है? बैक्टीरियल क्या है, ये डिजीज़ है, इस तरह का संक्रमण है और इससे सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि टॉक्सक्वाइड जो है टीका लगाया जाता है। तो टीके का नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 पॉइंट यहाँ से समझिएगा कि डिप्थीरिया के लिए जो टीका लगाया था वो कौन सा टीका है? टॉक्सक्वाइड जो टीका है, ये डिप्थीरिया से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया एक तरह की संक्रमण बीमारी, एक ऐसी बैक्टीरियल संक्रमण एक डिजीज़ है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा था, वो आपका डिप्थीरिया का कौन सा टीका लगा है, ये पूछ लिया था। अब यहाँ से मे बी प्रश्न एक बन सकता है कि डिप्थीरिया के बारे में बता दीजिए किस तरह की बीमारी है। वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगस होता है, किससे होता है? तो ये सारे पॉइंट्स आपको ऐसे ही ध्यान में रखने हैं, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? यदि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, इनके निर्वाचन को क्या कर देता है? शून्य घोषित कर देता है। मतलब कि जो इनका इलेक्शन हुआ था, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, उनको सुप्रीम कोर्ट क्या कर दे? नील घोषित कर दे। तो उस केस में क्या होता है कि उस दिन तक, जो जिस दिन घोषणा होगी, उस दिन भी, उस दिन और उसके पूर्व में किए गए जो भी कार्य हैं, ठीक है? वो अभिमान्य नहीं होंगे। मतलब सीधा समझिए कि जिस दिन ये चीज़ इलेक्शन को मान लीजिए शून्य घोषित कर दिया गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति ने जो काम किए हैं उसको भी अयोग्य घोषित, उस काम को अभिमान्य कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उस दिन तक भी अगर उसने जो भी काम किया होगा, उस काम को क्या है, मान्य माना जाएगा। उसके लगने के बाद, शून्य घोषित होने के बाद ये काम को जो है इससे अलग किया जाएगा, ठीक है? तो ये पॉइंट जो आपको स्टेटमेंट में देखने को मिला था, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये किस तरीके से इसमें उस दिन तक की भी बात की गई है। अगर उस दिन भी घोषणा तक के मतलब जब तक नहीं हुआ है अनाउंसमेंट कि हाँ, कि ये जो उनका निर्वाचन है उसको शून्य किया जा रहा है, तो उससे उस दिन तक जो भी अगर डिसीजन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लेते हैं, वो मान्य रहेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है देखिएगा, मैच करने के लिए दिया था, कुछ पुरातात्विक स्थल दिए थे और वर्तमान में वो कहाँ पर हैं स्थल, उनके नाम दिए हुए थे। इसको क्या करना है, मिलाना था, तो ध्यान से देख लीजिएगा। फर्दर यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस हैं, ठीक है? पहला पॉइंट है कि नेवासा, ये स्थल आपका कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। उसके बाद से अगला जो है आप देखिएगा ईसमपुर, ठीक है? ईसमपुर आपका पड़ेगा कर्नाटक में। और उसके बाद से अगला क्या है? डिडवाना, ठीक है? डिडवाना ध्यान रखिएगा राजस्थान में। और उसके बाद से गुडियाम गुफा, ठीक है? गुडियाम गुफा जो है तमिलनाडु। अगली बार जो प्रश्न बने यहाँ से, ठीक है? तो इसमें से मे बी कोई 1-2 पॉइंट ऐसे ले ले और 2 अन्य कोई नया अक्षर जोड़ दे। तो उस केस में होगा कि जब आप पीवाईक्यू अच्छे से किए रहेंगे, तो आपको ये चारों पॉइंट आपको तैयार रहेंगे टिप पे, तो वहाँ से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होगी और वो क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएँगे। तो ज़रूरी नहीं है कि पीवाईक्यू से आपको डायरेक्ट प्रश्न मिले, इस तरीके से भी इनडायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जो कि हम आपको पीवाईक्यू वाले सीरीज़ में आपको दिखाते हैं जब प्रश्न रिपीट करता है तो। अगला पॉइंट है कि लेटराइट मृदा, ये क्या है? इससे संबंधित कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न था। उसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें जो लौह अयस्क और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम है, इसमें क्या होता है, इसकी मात्रा अच्छी खासी होती है, नहीं समृद्ध मात्रा है इसमें, व्याप्त मात्रा में अगर आप देखें लेटराइट मृदा में लौह ऑक्साइड पाए जाएंगे और एल्युमिनियम ये इसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाएंगे। उसके साथ साथ एक पॉइंट इसमें क्या है वो ध्यान दीजिएगा कि यह जो उच्च तापमान वो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ही विकसित होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको स्टेटमेंट में करके दिया था। तो लेटराइट मृदा से संबंधित आपको 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है साथियों। क्या-क्या? कि एक तो इसमें जो लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। दूसरी चीज़ ये वहाँ पे पाया जाएगा जहाँ पे उच्च तापमान हो और भारी वर्षा होती हो, उस क्षेत्र में विकसित होती है लेटेराइट मृदा, ठीक है? आई होप सो कि आपको क्लियर होगा पॉइंट। अगला पॉइंट देखिएगा, कुछ प्रावधान दिए हुए थे और एक तरफ संविधान का भाग। इस वाला पॉइंट से तो हर बार एक प्रश्न रहता है, ठीक है? तो संविधान के जो कुल भाग हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं और अलग-अलग भाग में क्या-क्या बताया गया, वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है 4 दिया था, उसमें से कहा था कि एक जो है गलत है। तो जो गलत सुमेलित था, उसको भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। आप 4 देखेंगे, 4 आपका है और 5वां जिसमें गलत था पार्ट, वो भी हमने आपको बता दिया क्यों गलत था।
वो वाला भी इंक्लूड कर लिया है। तो राजभाषा की अगर बात करेंगे तो ये आपके भाग 17 संविधान के भाग 17 में आप देखिएगा तो किसका प्रावधान किया गया है राजभाषा के बारे में। संघ और राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 में बात की गई है और साथ-साथ देखिएगा जब अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के बारे में जो है संविधान के भाग 10 में बात की गई है। एक पॉइंट आता है अधिकरण का, ठीक है? अधिकरण ट्रिब्यूनल्स वो है भाग 14 के ए में। संविधान के भाग 14 के ए में आपके अधिकरण मिलेंगे और एक जो अन्य पॉइंट है यहाँ पे संघ राज्य संबंध है, ठीक है? संघ राज्य संबंध जो है ना? वो आपको देखने को मिलेगा भाग 11 में, किसमें? भाग 11 में देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स 5 पॉइंट थे, है ना? हालाँकि जो आपको बूस्टर सीरीज़ कराएगी उसमें एक जगह सारे के सारे भाग और संविधान के प्रावधान आपको एक जगह दे दिए गए हैं। जो साथी नए हैं अभी क्लास को देख रहे हैं, उनसे ये है कि आप जाइए बूस्टर सीरीज़ नाम की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वो सारा का सारा लेक्चर देख डालिए। प्रीलिम्स आपको सीधे-सीधे, है ना? मतलब 30, 40, 45 क्वेश्चन के आस-पास आपको डायरेक्ट सिर्फ़ उस सीरीज़ से क्लास से मिलेंगे, उसमें जो पॉइंट आपको बताए गए हैं, टू द पॉइंट वो सारे आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, पूछा गया था, कुछ मरुस्थलों के नाम दिए हुए थे और उनको आकार में जो है उसको अरेंज करना था छोटे से बड़े में, कैसे? छोटे से बड़े तरीके से इनको अरेंज करना था, तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। पहला मरुस्थल कह रहा है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिर्फ़ नाम दिया था वहाँ पे। यहाँ पे हमने आपको अलग से बता दिया कौन जो मरुस्थल की लोकेशन कहाँ है। अगली बार हो सकता है अगर प्रश्न बने जो पीवाईक्यू से, तो ये 4 मरुस्थल आपको दे दें और उन चारों का जो है आपको देश का नाम दे दें और कह दें मिलान कीजिए। फिर उस टाइम आपको ना लगे कि अरे ये तो नया मरुस्थल है, कैसे पूछ लिया? नहीं, ये पीवाईक्यू से बनेगा। पीवाईक्यू में इस बार सिर्फ़ ये मरुस्थल का नाम दिया था चारों और चारों को जो है अरेंज करना था इसके आकार, छोटे से बड़े आकार में अरेंज करना था। तो पहला देखिएगा, इसमें ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये जो आपका है ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद से है गोबी मरुस्थल, ये आपका चीन और मंगोलिया वाले रीजन में पड़ेगा, ठीक है। अगला है अरेबियन मरुस्थल, ये आपका पश्चिमी एशिया में पड़ेगा और सहारा मरुस्थल जो आपका उत्तरी अफ्रीका में पड़ेगा। इनके क्रम की बात करें अगर साथियों तो ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर से जब आप नीचे आएँगे टॉप टू बॉटम, ठीक है? तो ये छोटे से बड़े इनका क्रम है, यानी जब आप ऊपर से नीचे आएँगे सबसे छोटा ये, फिर उसके बाद से बड़ा, फिर ये अरेबियन, फिर सहारा। यानी ये इनका क्रम है, ऊपर से नीचे आते समय इनका जो ऑर्डर है वो बढ़ रहा है आकार के रूप में। बाकी आपको ये जो अलग से मैंने ये पॉइंट बताया, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ से मिलान करने के लिए जब आपका प्रश्न बनेगा, तो इसी में से आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। एसडीजी जो लक्ष्य है, तो उसमें बताया जा रहा है कि सतत विकास जो लक्ष्य है, एजेंडा एसडीजी, ये जो है 2030 को संयुक्त राष्ट्र के सभी अ, सदस्यों द्वारा 2015 में अपनाया गया था। यानी जो सतत विकास का लक्ष्य 2030 तक का, उसको अपनाया कब गया था? तो ध्यान दीजिएगा 2015 में अपनाया गया था, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र के जो सभी सदस्य हैं, उनके द्वारा अपनाया गया था एसडीजी लक्ष्य जो 2030 तक का टारगेटेड है ना? इसमें जो बात करेंगे साथियों तो कितने लक्ष्य हैं, तो टोटल 17 लक्ष्य हैं। ये 17 लक्ष्य भी हम आपको सारा बता चुके हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से सिर्फ़ इस लक्ष्य से अगर मैं बताऊँ, तो पीसीएस में और आरआरएम में एक प्रश्न देखने को मिल जाता है, जो आपको लक्ष्य दिया रहता है और किस लक्ष्य में कौन-सी बातें कही गई हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो सारा आपको टिप पे एकदम ज़ुबान पे रटा होना चाहिए क्योंकि वो आपको जब मेन्स आंसर राइटिंग करते हैं, तो वहाँ पे कंक्लूजन में भी आपको लिखने को उससे मदद मिलती है क्योंकि आप जब आंसर लिखते हैं, तो वहाँ पे ज क्या करते हैं, लिखते टाइम कंक्लूजन को आप कंक्लूड करते हैं कि ये जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है जो अपने काम कर रही है, स्कीम ला रही है, उससे किस तरीके से वो रिलेटेड है ना? तो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि चूँकि आप अगर ध्यान रखेंगे अभी से तो आपको मेंस में आगे जाके काम आएगा क्योंकि वहाँ लिखते टाइम ये सारे पॉइंट्स आपको नोट होने चाहिए। उसके बाद से इसमें पॉइंट ये है कि इसमें कितने उद्देश्य हैं, तो 169 उद्देश्य हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा कि सतत विकास लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए, ठीक है? इसमें 17 लक्ष्य हैं, ये तो ख़ैर सबको पता है, लेकिन इसके उद्देश्यों के बारे में अगर पूछ ले कि इसमें 169 उद्देश्य जो हैं इसमें उल्लिखित हैं, उसमें बात की गई है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। 2030 तक का 2015 में अपनाया गया था, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद से इसमें है कि पहली बार जो इसका प्रकाशन 2016 में किया गया था, ठीक है? किसका? तो किसका प्रकाशन? तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है इसकी पहली बार प्रकाशन कब की गई थी? वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट एक है। इसका प्रकाशन जो है 2016 में पहली बार किया गया था और एक पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा प्रत्येक 4 वर्ष में कितना? प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार इसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे स्टेटमेंट में आपको प्रश्न ऐसे घुमा सकता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में या 3 वर्ष में या हर साल इस तरीके से रिपोर्ट जारी की जाती है, लेकिन नहीं, तो ये पॉइंट थोड़ा-सा अलग है, हट के इम्पोर्टेंट रहेगा कि 4 वर्ष में एक बार ये प्रकाशित की जाती है। पहली बार 2016 में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट का नाम है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट। क्लियर है इतना? आगे बढ़िएगा।
आगे बढ़िए, देखिए अगला पॉइंट। इसमें पूछा था कि संसद के कौन-कौन से भाग होते हैं, उसमें राष्ट्रपति है, वो संसद का भाग होता है, ये स्टेटमेंट में दिया था। तो ये सारे पॉइंट समझिए यहाँ पे कि अनुच्छेद 79, ठीक है? अनुच्छेद 79 में बात की गई है संसद की, ठीक है? अनुच्छेद 79 बताता है भारत संविधान का कि भारत की एक संसद होगी और संसद किनसे मिलके बनेगा, तो लोकसभा, ठीक है? लोकसभा, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, ठीक है? प्लस राष्ट्रपति से मिलके क्या बनेगी, संसद बनेगा, ठीक है? तो इसमें पूछा था कि राष्ट्रपति संसद का भाग है कि नहीं, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो ऐसे यहाँ से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति उसका भाग है। और कह रहा है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो ये बात भी सही है, ये दूसरा स्टेटमेंट उसमें दिया हुआ था, ठीक है? यानी अगर दोनों सदनों के द्वारा कोई भी आप देखें विधेयक पारित तो हो जाता है, ठीक है? लेकिन अगर उस पे राष्ट्रपति अपनी सहमति ना दे, तो उसके बिना वो कानून नहीं बनेगा। इट मीन्स कि उसका जो फाइनल आपका अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट जो उसकी सिग्नेचर करके उसको मान्यता देगा, तभी जाके वो क्या बनेगा, वो कानून का रूप लेगा, अदरवाइज़ वो कानून नहीं बनेगा। इसी संबंध में राष्ट्रपति के पास जो है कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, अलग-अलग तरीके की, ठीक है? जिसमें वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस पे अपने विचार रखता है, ठीक है? तो आपको ये सारा पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये अनुच्छेद याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद का भाग है और ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिएगा कुछ घटना दिया हुआ है और कालक्रम दिया हुआ है। अभी जस्ट इसके पहले वाले बूस्टर लेक्चर में लेक्चर नंबर 18 में हमने पूरा आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जितने सारे इंपॉर्टेंट इवेंट है, घटना है, जो जिस तरीके से पीसीएस के एग्जाम में आपको पूछा जाता है, उस तरीके से ऑर्डर में आपको करा दिया है। तो इसलिए कह रहे हैं बूस्टर सीरीज इंपॉर्टेंट है, जरूर देख डालिएगा। पहला कह रहा है कि इसमें होम रूल आंदोलन, ठीक है? तो वहाँ पे आपको ये सब देखिए कालक्रम जो है इस तरीके से, ये डेट आपको नहीं दिया रहता है, सिर्फ ये देगा इधर का, ठीक है? जो आपको इधर लिखा हुआ घटना, इसको आपको अरेंज करना रहता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जिस तरीके से घटित हुई हैं। यहाँ पर आपको सारा डेट के साथ बता दिया जा रहा है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखिएगा पहला कह रहा है होम रूल आंदोलन, तो ये आपका स्टार्ट होता है अप्रैल 1916 में, ठीक है? 1916 में स्टार्ट होता है। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो मार्च 1919 से स्टार्ट होके 1921 तक चलता है, जनवरी तक, ठीक है? उसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। इसका जो डेट है 13 अप्रैल, ये याद रखिएगा, और 1919 तो आपको ध्यान में रखना ही है। कि कई बार ऐसा होता है एक ही साल की जो कई घटनाएँ हैं, उनको पूछ लेता है, तो उस केस में जो है आपको डेट भी थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस महीने का है, तब जाकर आप इसको अरेंज कर पाएँगे। मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो 20 अगस्त 1921 की ये घटना है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये 4 आपके इस तरह की घटनाएँ हैं, इनका आपका ये क्रम इस तरीके से डेट वाइज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट प्रश्न में पूछा था बायोडिग्रेडेबल जो प्रदूषक उनके बारे में। उसमें ऑप्शन एक दिया था कि कौन-सा बायोडिग्रेडेबल जो है ना? जैव निम्नकरणीय प्रदूषक नहीं है, तो उसमें उसका राइट आंसर था कीटनाशक। कीटनाशक जो है आपका इस कैटेगरी में नहीं आता है, यानी कीटनाशक जो है आपका जो जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। और बायोडिग्रेडेबल में आपका आता है जिसमें जो है मूत्र है, घरेलू अपशिष्ट है, मल पदार्थ है, ये सब सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल में आपको देखने को मिलेंगी। और इस यहाँ पे जो इसका उदाहरण है वही इम्पोर्टेंट रहता है, ये जो उदाहरण है उसी में से आपको प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा है, कौन-सा नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट आपका एक प्रश्न के भाग थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, कह रहा है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? ये सतत विकास की अवधारणा है। एजेंडा 21 में ही जो है सतत विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। और ये जो आपका कब हुआ था, तो 1992 में। कब? 1992 में रियो डी जेनेरियो जो है रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील का शहर है, वहाँ पर ये 1992 में हुआ था। और इसको जो है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है, 92 वाले इवेंट को। और इसी समय जो पारित हुआ था आपका एजेंडा 21 पारित हुआ था। और सतत विकास की जो अवधारणा है वो आपको सामने आई थी, ठीक है? आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न था कि रेगिस्तान में जो निवास करने वाले जानवर हैं, ठीक है? रेगिस्तान में जो निवास करने वाले जानवर हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको सीधे-सीधे एक लाइन में पूछा था। उनको ज़ोरकोल या मरुदबिद, ठीक है? मरुदबिद वो कहलाते हैं, जो रेगिस्तान में क्या करते हैं? वास करते हैं। रेगिस्तान में निवास करने वाले को जानवरों को ज़ोरकोल या मरुदबिद कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, कितनी बार आपको इम्पोर्टेंट है बताया जाए, पीवाईक्यू से संबंधित प्रश्न जो इस बार 23 वाले में आपको पूछा गया था। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है, वो नदी जो मिलती है किस जगह पर मिलती है? तो आप देखिएगा देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी जो है आपको कहाँ पे मिलती दिखेंगी? देवप्रयाग में मिलती दिखेंगी। और यहीं से ये गंगा का रूप लेके आगे बढ़ती है। ये नदी जो है यहीं से गंगा का रूप लेके आगे बढ़ेगी।
इसी तरीके से पंच प्रयाग है, ठीक है, पंच प्रयाग में है। बाकी अन्य 4 जो प्रयाग हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये अलग से आपको आप थोड़ा ध्यान एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। जैसे कि कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में आपका पिंडर जो नदी है, ठीक है, पिंडर और अलकनंदा मिलती हैं कहाँ पे? आप देखिएगा कर्णप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग की अगर बात करेंगे साथियों तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिलेंगे। विष्णुप्रयाग में आपको धौलीगंगा मिलती है और अलकनंदा। उसके बाद से एक है नंदप्रयाग, यहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा इन नदियों का संगम होता है। तो ये टोटल आपके पंच प्रयाग है, जिसमें देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्र, विष्णु और नंद, ये पाँचों पंच प्रयाग है। गंगा नदी से संबंधित है, ठीक है, रिवर जो ड्रेनेज सिस्टम उसमें प्रश्न पूछा जाता है। और कइयों बार जो है स्टेट क्विज़ेज़ में अलग-अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा चुका है। कई बार ये होता है आपको पाँचों प्रयाग ऐसे दे दे, 4 ठो दे दे और बाकी इधर का मिलान करने वाला दे दे, आपको कौन किसका है उससे आपको मिलान करना रहता है। कि पाँचों के पाँचों पंच प्रयाग आप रट जाइएगा कि किस संगम पर कौन-कौन सी नदियाँ आके मिल रही हैं। आगे बढ़िए देखिए अगला पॉइंट, ये समुद्री शैवाल के बारे में बात कर रहा है। तो समुद्री शैवाल जो है ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? तो आयोडीन का। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। समुद्री शैवाल जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है समुद्री शैवाल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, वन लाइनर में सीधे-सीधे पॉइंट पूछा था, रिपीट कर सकता है। अगला पॉइंट है ग्राम सभा के बारे में क्या रहा है? तो यहाँ पे जो है ग्राम सभा के बारे में जो है पॉइंट दिया हुआ था स्टेटमेंट करके। सारे स्टेटमेंट का जो पॉइंट बन सकता है इंपॉर्टेंट वो आपको बता रहे हैं। पहली चीज़ तो ग्राम सभा के बारे में जानिए कि भारत की जो शासन व्यवस्था है, उसकी ये सबसे छोटी इकाई है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है? ग्राम सभा वो क्या है? सबसे छोटी इकाई किसकी? शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। उसके साथ-साथ बताया जा रहा है कि इसकी जो समस्त शक्तियाँ हैं, उसका निर्धारण कौन करेगा? तो समस्त शक्तियों का निर्धारण जो है राज्य सरकार करेगी। कौन? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यानी ग्राम सभा की अगर बात है साथियों, तो इस प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है और उसके साथ-साथ इसकी शक्तियों का निर्धारण ये इम्पोर्टेंट ये वाले स्टेटमेंट में दिया था कि राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है? और इसके साथ-साथ एक पॉइंट ये है कि इसमें जो है पंचायत जो क्षेत्र हैं मतलब इसी ग्राम सभा में, तो उसमें कह रहा है कि पंचायत क्षेत्र के जो सभी पंजीकृत मतदाता हैं वो भी शामिल है। ठीक है? तो वो भी आपके शामिल है किसमें? ग्राम सभा में शामिल होंगे, जो आपके देखने को मिलेगा कौन? पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत जो है मतदाता इसमें शामिल होंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला एक पॉइंट पूछा था कि लुटिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो उसमें आपको एग्जांपल दिया हुआ था। पहले तो समझिए कि लुटिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या है? तो ये एक बहता जल मतलब फ्लोटिंग जो फ्लोइंग वाटर है उस वाले सिस्टम को जो है उसमें जो सिस्टम है इसमें क्या है? बहते जल को लुटिक पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है और इसका जो उदाहरण आपका नदी है, ठीक? तो उसमें जो आपको उस प्रश्न पूछा था लुटिक पारिस्थितिकी तंत्र, 3 अन्य उदाहरण दिए थे, जैसे मान लीजिए तालाब हो गया, है ना? क्या कहते हैं मार्शी एरिया हो गया, दलदल हो गया, सब दिया था उसमें विकल्प के तौर पे। तो वो सारे के सारे क्या हैं, जो उसमें पानी है वो क्या हुआ ठहरा हुआ है, ठीक है? तो इसमें क्या है नदी में पानी जो है बहता जल है और इसके साथ-साथ इसमें पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जो लुटिक है ना, लुटिक पारिस्थितिकी तंत्र इस टर्म में पूछे तो उसमें जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है साथियों, वो ध्यान दीजिएगा वो अधिकतर होती है। मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहता जल है, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट अगर आपसे पूछ ले कि लुटिक पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक रहती है या फिर उस तरह कंपैरेटिवली कुछ बना दे, पॉइंट आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से जो पीवाईक्यू को अगर आप करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है? आगे बढ़िएगा देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है इसमें अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट कह रहा है कि जो फिर यहीं से इसमें जो प्रश्न था ध्यान दीजिएगा, पूछा गया था कि नेताजी द्वारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में एक गठित किया गया था रेजिमेंट, उसमें एक महिला रेजिमेंट गठित किया गया था। उस महिला रेजिमेंट का जो है नाम क्या था? ऑप्शन दे के साथ ये चीज़ पूछा हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा उस महिला रेजिमेंट का जो नाम था, रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था, ठीक है? ये जो है आप ध्यान दीजिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित था आज़ाद हिंद फौज, उसमें जो है एक हिस्से के रूप में एक रेजिमेंट गठित किया गया था। तो महिला रेजिमेंट का नाम आपसे पूछा था, तो रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जो आपको मैं अलग से बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा इस जो महिला रेजिमेंट है, उसकी कमान जो है किनके हाथों में थी? तो कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, कौन? कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन थी। उनके हाथ में इस रेजिमेंट की कमान थी। आप देखिएगा यहाँ से जो एक बार आपसे ये प्रश्न पूछ चुका कि उस महिला रेजिमेंट, अब अगला बार जब प्रश्न बनाए यहाँ से तो सीधे से पूछ ले
कि आज़ाद हिंद फौज में जो महिला रेजिमेंट बनी थी, उसकी कमान किसके हाथों में थी? 4 ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, लगेगा फिर से नया प्रश्न आ गया है। लेकिन नहीं, जब आप ये प्रश्न पढ़ेंगे, इससे संबंधित 1-2 फैक्ट निकालेंगे, तो पता चलेगा कि जो फैक्ट आपको समझने लायक है, वो कि उस जो रेजिमेंट था, रानी झांसी रेजिमेंट, उसका कमान किसके हाथ में था? तो कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में था। और उसके साथ-साथ उसी टाइम पे कौन-कौन से अन्य जो रेजिमेंट बने थे, उन रेजिमेंट का नाम ध्यान रखिए। जैसे एक नाम था गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। इस तरीके के रेजिमेंट बने थे, है ना, अन्य नाम से। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस तरीके से जब पीवाईक्यू आप पढ़ेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगला पॉइंट देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार पूछा था। यहाँ पे प्रश्न में सिर्फ आपसे इतना पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो है पूर्वी विस्तार वो कहाँ तक था या फिर किस जगह तक था? तो आपको आंसर था आलमगीरपुर, मेरठ। ये आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन अब इसके साथ जब आपसे पूर्वी पूछ चुका है, तो आपको अन्य भी जो हड़प्पा सभ्यता थी, पॉइंट्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। जैसे कि पश्चिम में अगर बात करेंगे, तो सूरकांगेडू, ठीक है? सूरकांगेडू बलूचिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले रीजन में आपको पड़ेगा। उत्तर में बात करें तो मांडा आपका जम्मू एंड कश्मीर, और दक्षिण में बात करें तो दैमाबाद। दक्षिण में जो है दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये आपका पड़ेगा इसका दक्षिण छोर। और ये साथ-साथ ध्यान दीजिएगा, दैमाबाद वाला जो रीजन है दक्षिण का, वो आपका नर्मदा नदी के सटे हुए ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपका प्रश्न में तो सिर्फ 1 पॉइंट था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो अन्य सारे पॉइंट्स हैं, वो आपको यहाँ पे बता दिए गए, पश्चिम से लेकर उत्तर दक्षिण तक। और ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये नर्मदा नदी के सटे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न जो था वो पूछा था, पीएम गति शक्ति जो है राष्ट्रीय योजना, पीएम गति शक्ति जो राष्ट्रीय योजना है, इसको जो है अ, स्टार्ट किया गया कब? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको स्टार्ट किया गया था 2021 में। कब? 2021 में स्टार्ट किया गया था। उसके साथ-साथ एक पॉइंट है कि जो मध्याह्न भोजन योजना थी, ठीक है, मिड डे मील वाली, उसका नाम बदल कर जो है 2021 में क्या रख दिया गया? तो नाम ध्यान रखिएगा, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है ना? इस योजना का नाम बदल के। ये भी ध्यान रखना है कि जो मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना थी, ये स्टार्ट कब हुई थी? तो 1995 की ये योजना थी, और 2021 में जो इसका नाम बदल दिया गया है। 2 पॉइंट ध्यान रखना है, पहली चीज़ तो इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? यही प्रश्न आपसे पूछा था, पोषण शक्ति निर्माण योजना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिलान करने के में भी आपसे दे दे कि मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन योजना है आपका, 1995 वाला ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये पॉइंट अलग था, इसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। आगे बढ़िएगा, और इसमें एक पॉइंट है, जैसे कि इसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी ध्यान रख लीजिए कि भूख और कुपोषण को समाप्त करना, इसका उद्देश्य क्या है? टारगेट की अगर हम बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इस योजना का जो आया है, इसका उद्देश्य भूख और कुपोषण को समाप्त करना, ये इसका उद्देश्य है। अगले पॉइंट की बात करेंगे साथियों, तो देखिए कि ये भी स्टेटमेंट वाला प्रश्न था, और स्टेटमेंट वाले प्रश्न के साथ-साथ ध्यान दीजिएगा कि अल नीनो में जो है पूर्वी प्रशांत क्षेत्र, ठीक है, अल नीनो के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में जो है पेरू के तट पर जो है गर्म धाराओं का प्रकट होना, ये क्या है? अल नीनो है। एक अल नीनो होता है, एक ला नीनो होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साथियों किसकी? अल नीनो की, ठीक है। तो अल नीनो की जब बात करेंगे, तो ये पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में जो है अब पेरू के तट पर एक गर्म धाराओं का क्या है? प्रकट होना, ये अल नीनो है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या बातें बताई जा रही हैं कि ये जो पेरू तट पर आता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है, तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक? बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो उससे वहाँ पे जो समुद्र में प्लैंकटन जो है, वहाँ पे समुद्र में पाए जाने वाले प्लैंकटन में क्या है, उनकी मात्रा क्या हो जाती है? वो घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। जब आपका प्रश्न पूछा था, तो स्टेटमेंट यही आपसे पूछा था। ये पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा आपका इसी तरीके से दिया था, लेकिन वहाँ पे पूछ लिया था आपसे कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो है समुद्र में प्लैंकटन की संख्या क्या होती है? उसके साथ-साथ बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ वहाँ पे गलत दिया हुआ था, ठीक है? तो स्टेटमेंट गलत होया था, हमने आपको सही करके यहाँ बता दिया है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पे, तो क्या होगा? समुद्र में प्लैंकटन की जो संख्या है, वो क्या होगी साथियों? ध्यान दीजिएगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे घट जाएगी, ठीक है? तो जब वो चीज़ घट जाएगी, है ना? तो यही दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? पॉइंट्स के रूप में आप ध्यान रखिएगा। इसमें एक पॉइंट क्या है कि जब ये मान लीजिए प्लैंकटन घट जाती है, तो उससे क्या होगा? जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या क्या होगी? घट जाएगी। जब प्लैंकटन नहीं रहेंगे, एक तरीके का उनका फूड है, जो जब जहाँ जितनी मात्रा में रहता है, वो उसी के मात्रा में देखेंगे वहाँ पे उतनी मछलियाँ पाई जाती हैं। तो सीधी-सी बात है, उस केस में जो है वहाँ पे, है ना? मछलियों की संख्या भी क्या होगी? घट जाएगी। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि शिवा जो शिवाना समुद्र है ना? या शिव समुद्रम, ये किससे रिलेटेड एक परियोजना है, ठीक है? तो ये जल विद्युत परियोजना है, ठीक है? जल शक्ति से संबंधित है।
और ये जो 1902 में कब बनी थी? कावेरी नदी पर जो है बनी थी। ये कहाँ पर है? ये तो कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न में जो आपसे पूछा था यहाँ पे वो सीधा-सीधा पूछा था कि शिवाना जो समुद्र है यानी शिव समुद्रम, ये क्या है? किससे रिलेटेड है? तो आपका सीधे से आंसर होता है जल शक्ति से, ठीक है? जल शक्ति से हमने आपको यहाँ पे जो अन्य पॉइंट्स बता दिए कि अगर फर्दर इससे अगर क्वेश्चन बनता है शिवाना समुद्रम से, तो ध्यान दीजिएगा 1902 में ये बना था। कावेरी नदी पर स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। और कहाँ पर? तो कर्नाटक में स्थित है। ये एक जल विद्युत परियोजना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से एक और पूछा था यहाँ पे जो कलपक्कम परमाणु है, ठीक है? कलपक्कम परमाणु ऊर्जा परियोजना, ठीक है? कलपक्कम का नाम देकर पूछा था, तो ये क्या है? तो ये आपका परमाणु ऊर्जा है ना? ये परमाणु ऊर्जा परियोजना है। इसका जो बात करें आप तो 1984 में जो है तमिलनाडु में ये स्थापित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थापित है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। कई बार जब आपको कुछ सेंटर ऊर्जा परमाणु सेंटर मिलान करने को दे, उसमें कलपक्कम का आपको नाम देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु। यहाँ से अगर आपको याद रहेगा पीवाईक्यू से ही आया है प्रश्न पॉइंट बन के। कई बार ये पूछ चुका है मिलान करने के लिए। अब यहाँ पे पूछा था कि कलपक्कम क्या है? ठीक है, अब अगली बार मैं भी पूछ लिया कि इसका कब निर्माण हुआ था, तो 1984 में निर्माण हुआ था। और बाकी 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी यानी जो राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र है, वो कहाँ स्थापित किया गया? तो अब ध्यान दीजिएगा, वो जामनगर गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? जामनगर गुजरात में स्थित है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम जो है ना, राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र जामनगर गुजरात में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉइंट रिपीट होने के चांसेस हैं इसके, ठीक है? अगला पॉइंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें जो सूची दिया हुआ था और सूची सेकंड, हालांकि यहाँ सूची बना दी हमने। प्रश्न आपसे पूछा था निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो बाकी जो सही करके यहाँ पे आपको बताया जाए। पहले से नाम देखिए, नाम दिया था गुलबदन बेगम, ये कौन थी? तो बाबर की पुत्री थी, ठीक है? उसके बाद से इल्तुतमिश के बारे में दिया था कि ये रजिया के पिता है। उसके बाद से शाह तुर्कन जो इल्तुतमिश की पत्नी है। यहीं पे एक स्टेटमेंट ये शायद दिया था गलत करके, शाह तुर्कन को जो है बता दिया था किसका? अलाउद्दीन की पत्नी बता दिया था, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से हमीदा बानू बेगम, ठीक है? ये जो है हुमायूं की पत्नी है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक? जो प्रश्न में आपसे गलत ये पूछा था, ये आपको सही करके बता दें कि इल्तुतमिश की पत्नी है। बाकी जो अन्य पॉइंट है जैसे गुलबदन बेगम के बारे में बाबर की पुत्री है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये ध्यान दीजिएगा हमीदा बानू बेगम जो है हुमायूं की पत्नी है। ये पीवाईक्यू का प्रश्न है। फर्दर यहाँ से कोई अगर पॉइंट बनना चाहे तो पॉइंट बन जाएगा, ठीक है? तो आई होप सो कि यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। 69वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो संबंधित है दिल्ली को जो है इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ये पॉइंट इसमें पूछा गया था। इसके साथ जो हमें अन्य पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना चाहते हो, ध्यान दीजिएगा कि ये 1991 का है संविधान संशोधन, ठीक है? इसमें ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को, है ना, बनाया गया था किसको? दिल्ली को। और 69वां संविधान संशोधन 1991, ठीक है? आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट देखिएगा। ये प्रश्न के रूप में पूछा था कि जो उत्तर प्रदेश है अपना, ठीक है? वो उसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो उसमें कितना जो है आप देखेंगे भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना जो है यहाँ पे वन क्षेत्र है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो पॉइंट बना था 9.23 था। उस समय जो आंसर के अकॉर्डिंग था यहाँ पे 9.23% जो था आपका, ये भौगोलिक क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का, क्या है, कुल वन में। अगला पॉइंट था कि गैर पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं, क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत या उनको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कह लीजिए, वो कौन-कौन से होते हैं? तो उदाहरण के तौर पे आप एग्जांपल देखें यहाँ पे सौर ऊर्जा, ठीक है? जैव ऊर्जा, है ना? जैवीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये सारे के सारे क्या हैं? गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कह लीजिए, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? कौन-कौन से इसमें? सौर ऊर्जा है ना? जैव ऊर्जा या उसके साथ-साथ पवन ऊर्जा, ये सारे इसमें रहेंगे। इसी तरीके से ऑप्शन देके आपसे पॉइंट पूछा जाता है इसमें कि कौन-सा है, कौन-सा नहीं है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, फिरोज़ शाह तुगलक, ध्यान से सुनिएगा। फिरोज़ शाह तुगलक के जो नागरकोट अभियान था, प्रश्न इसी तरीके से था, ठीक है? उसके दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था? तो उस टाइम पे उसका तो आंसर हो जाएगा अजीज़ुद्दीन खालिद, ठीक है? सानी, है ना? खालिद जो खानी है, इन्होंने किया था। इसके साथ 2 अन्य पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये जो किया था उसको फ़ारसी भाषा में किया था, ठीक है? संस्कृत की इस भाषा में, फ़ारसी भाषा में। उसका नाम इसने क्या दिया था, है ना? दलाइल, ठीक है? ए फ़िरोज़ शाही, ठीक है? दलाइल जो है ए फ़िरोज़ शाही इसका नाम दिया था। इम्पोर्टेंट ये रहेगा जो अब अगला इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, इस बार तो सिर्फ पूछ लिया कि किसके द्वारा किया गया, तो नाम पूछ लिया गया। अगली बार मे बी यहाँ से प्रश्न जब बनेगा तो पूछ ले कि उस किताब को उसने नाम क्या दिया था।
किस भाषा में किया था? ठीक है, ये बताया गया था इस प्रश्न में कि संस्कृत भाषा का किया था, 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। लेकिन आगे चल के इसमें समझ में आएगा, अगर प्रश्न बनता है ऐसा तो किस भाषा में किया गया था? सिंपल सा पूछे कि फारसी भाषा में जो फिरोज शाह तुगलक के अभियान के समय किया गया था ट्रांसलेशन, उस ट्रांसलेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो किस नाम से था? तो ये नाम आपको ध्यान रखिएगा, दलाइल ए फिरोज शाही ये नाम था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि निर्धनता क्या है? तो निर्धनता ध्यान दीजिएगा, निर्धनता यहाँ पे पॉइंट पूछा था कि इतने प्रकार के होता है, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से 2 जो मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन थे उसमें थे। तो ध्यान दीजिए, निर्धनता 2 प्रकार के हैं। एक तो है पूर्ण या परम निर्धनता, ठीक है, पूर्ण निर्धनता जिसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। दूसरा है सापेक्ष निर्धनता यानी रिलेटिव पॉवर्टी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, किससे? निर्धनता से संबंधित। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट, आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि जो है, ठीक है, आर्थिक जो विकास है और उसके साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि है, ये परस्पर क्या है? तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो कथन कारण में ये प्रश्न था, तो आर्थिक विकास है, ये इसको देखिए, और जनसंख्या वृद्धि, ये दोनों क्या है ना, तो परस्पर म्यूचुअली देखें एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। यानी जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास प्रभावित होगा, अगर एक हटती है तो भी ये प्रभावित होगा। तो इन दोनों का आपस में इस तरीके से कोरिलेशन है, ये आपको ध्यान में देना है। साथ ही एक बार फिर से कह रहे हैं कि आप जो आपका इस क्लास को लेकर अनुभव है, उस अनुभव को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे फर्दर क्लास को डिज़ाइन करने में और क्या पॉइंट्स इसमें ऐड किया जा सकता है, या किस तरीके से क्लास को और अन्य उसमें पॉइंट्स को बनाया जा सकता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगला पॉइंट है घटनाओं का क्रम। इस तरह के बूस्टर सीरीज में बताते टाइम आपको बताते हैं कि देखिएगा कि अरेंज करने के लिए किस तरीके से पूछता है। कि यहाँ पे यही पूछा हुआ है, 4 इवेंट दिया हुआ था। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक, प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया और लागू किया गया। ये जो पॉइंट है ये नहीं दिया हुआ था प्रश्न में, क्योंकि आपको इसी को अरेंज करना रहता है। ये जो आपको 4 स्टेटमेंट है ये आपको अरेंज करना रहेगा, लेकिन अरेंज आप तभी कर पाएंगे घटनाओं को जब आपको एग्जैक्ट डेट मालूम हो। ठीक है, तो डेट देखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक आप ध्यान देंगे 9 दिसंबर 1946। ठीक है, उसके साथ प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी वो 29 अगस्त जो है 1947 को होती है। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, आप जानते हैं 26 नवंबर 1949, और जब इसको लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950। तो इस तरीके से 4 स्टेटमेंट था, 1 2 3 4 करके इसको अरेंज करना था, कूट में दिया हुआ था। ठीक है, तो जब डेट आपको पता रहेगा तो वही आप इस प्रश्न के इस तरीके से प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये घटनाओं का क्रम। ठीक है, अब आगे जो फर्दर प्रश्न बनेगा, इसमें से ये हो सकता है कोई 2 इसमें से उठा ले। मान लीजिए कि ये प्रारूप समिति ले ले, संविधान को अंग्रेज 2 इसमें डेट लिखे, फर्दर कोई 2 डेट नया मिक्स कर दे। तो जब आपको 2 यहाँ से तैयार रहेगा एटलीस्ट, तो इस तरीके से पीवाईक्यू आपको हेल्प करेगा अगले प्रश्न को सॉल्व करने में। अगला देखिए, कुछ रोग दिया हुआ था और कारक दिया हुआ था। ठीक है, तो उसमें से आपको बताना था मिलान करने टाइप में कि डेंगू जो है आप देखिए किससे होता है? विषाणु वायरस से होता है। फ़ील पाँव जो है आपका क्रीमी वर्म से जो होता है फ़ील पाँव। मलेरिया की बात करेंगे तो ये प्रोटोज़ोअल डिज़ीज़ है, और जो पेप्टिक वर्ण है, ये आपका जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। अब देखिए फिर यहाँ से जब आगे प्रश्न बनेगा तो उसमें से यही हो सकता है, जब प्रश्न चेंज होगा तो कोई 2 बीमारी इसमें मान लीजिए डेंगू ले लिया गया, मलेरिया ले लिया गया, बाकी 2 बीमारी और उसमें ऐड कर दी गई। ठीक है, तो एटलीस्ट जब यहाँ का ये पीवाईक्यू आप अच्छे से किए रहेंगे, तो आपको ये विषाणु और ये प्रोटोज़ोआ और बाकी 4 पॉइंट पता रहेंगे, तो फर्दर उस क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं होता है कि पीवाईक्यू से सीधे-सीधे प्रश्न बने, पहले बनते थे लेकिन अब बहुत कम चांसेस है कि सीधे-सीधे वही प्रश्न बनाएँ। ठीक है, लेकिन उसी प्रश्न से जो अन्य प्रश्न बनते हैं, उस तरीके से पीवाईक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, क्योंकि इस तरीके से आप कीजिएगा तो आपका जो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, है ना? इतना कर लेंगे पीवाईक्यू और प्लस के साथ करंट अफेयर पे फोकस बनाए रखिएगा। अगला है, पुस्तक दिया हुआ है और विषय दिया हुआ है। 4 पुस्तक है, मिलान करना था। अलग-अलग पुस्तक अलग-अलग नाम से जिसको मिलान करना है। तो देखिएगा, पहला पुस्तक है मीरात-ए सिकंदरी। ठीक है, मीरात-ए सिकंदरी की बात करेंगे तो ये गुजरात विजय से संबंधित है। गुजरात विजय से संबंधित है मीरात-ए सिकंदरी। बुरहान-ए माशिर की बात करेंगे तो बहमनी का जो है ना? बहमनी का अहमदनगर है, उसके इतिहास के बारे में बुरहान-ए माशिर। रियाज़ुल सलातिन की अगर बात करेंगे तो बंगाल का इसमें इतिहास दिया गया था। और रियाज़ुल इंशा की बात करेंगे तो महमूद गवाह के जो पत्र है उसके पत्रों का ये क्या था? संग्रह था। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है इन पुस्तकों का। विषय पे पूछा हुआ पुस्तक है, ठीक है? और यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको फिर से इसमें से कोई 1-2 निकाल के अलग से पूछ ले। तो जो-जो अलग-अलग है, मीरात सिकंदरी, बुरहान माशिर, रियाज़ुल सलातीन और रियाज़ुल इंशा, ये चारों पुस्तक आपको ध्यान में रखना है।
आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। अगला पूछा हुआ था, देखिएगा कि ये भी स्टेटमेंट वाला पॉइंट था, तो पॉइंट को यहाँ पे समझिएगा कि देश के जो पर्यावरण है उसको बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, पहला स्टेटमेंट था। दूसरा कह रहा है कि जनसंख्या में जो तीव्र वृद्धि होगी तो पर्यावरणीय असंतुलन का कारण बनेगा, कथन कारण का ये पॉइंट था। तो बनेगा ही बनेगा। देखिए, जब मान लीजिए देश में जो पर्यावरण को अगर बनाए रखना है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप क्या करें, जनसंख्या नियंत्रण करें। अगर जनसंख्या नियंत्रण अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है तो ये आपको कहीं के पर्यावरण को असंतुलित करेगा। तो वही ये बात दूसरी स्टेटमेंट में थी कि जनसंख्या में अगर तीव्र वृद्धि होती है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पर्यावरण में असंतुलन या डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट के पॉइंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग है उस पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी कौन सी संस्था थी। ठीक है, तो उस संस्था के मतलब जो जिन्होंने बम फेंका था, हार्डिंग जो बम कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है, हार्डिंग बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र के नाम से इस घटना को जाना जाता है। ये जो मेंबर थे इसके अनुशीलन समिति के थे, किसके अनुशीलन समिति के ये मेंबर थे जिन्होंने हार्डिंग पर बम फेंका था, और इसको अलग अलग नाम दिया गया, हार्डिंग बम कांड, ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र, इस तरीके से अलग अलग नाम दिया गया। मेंबर की बात की गई तो अनुशीलन समिति से ये मेंबर बिलोंग करते थे। अगला पॉइंट है कि कुछ दर्शन दिया हुआ और उसके प्रचारक। ठीक है, तो दर्शन जो 6 इंपॉर्टेंट दर्शन है वो तो आपको बताया जा चुका है। तो उसमें देखिए पूछा है कि न्याय है, इसमें आपको करेक्ट करके यहाँ बता दिया गया न्याय है ना, गौतम का, ऋषि गौतम का। उत्तर मीमांसा की बात करेंगे तो बदरायण, पूर्व मीमांसा की बात करेंगे तो जैमिनी, और वैशेषिक की बात करेंगे तो कणाद। तो ये 4 यहाँ पर हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आपसे पूछा जा चुका है ना। बाकी इसके अन्य पॉइंट्स जो है आपको स्टार्टिंग में कवर अप करा दिया गया। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि जैसे इस तरह के जो दर्शन है, 6 के 6 दर्शन, ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट, भारत में जो है पहली बार जनगणना कब स्टार्ट की गई थी, तो ध्यान दीजिएगा 1871-72 में स्टार्ट की गई थी, लॉर्ड मियो के समय में। ठीक है, ये जो है पहली बार जनगणना का कह रहा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे उसी उसके समय स्टार्ट की गई थी लॉर्ड मियो के। लेकिन अगर हम देखें तो नियमित जनसंख्या कब स्टार्ट हुई जनगणना का, तो 1881 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन के काल में ये स्टार्ट होती है। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हालांकि जब ये प्रश्न पूछा था तो आयोग ने पहले वाले को यहाँ पे सही माना था, पहली बार पूछा था, तो उस हिसाब से 71-72 लॉर्ड मेयो याद रखिएगा। लेकिन नियमित अगर हम बात करेंगे तो 1881 में स्टार्ट होता है, लॉर्ड रिपन के समय में ये स्टार्ट होता है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट कह रहा है कि कवित्री दिया हुआ है और एक तरफ उनके पुस्तक को दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब ये इस बार हो सके 23 का ये प्रीलिम्स का था, 24 में भी यहाँ से जो बुक है इसमें से 1-2 किताब फिर से आपसे लेके रिपीट करके पूछ ले। तो ये चारों के चारों जो किताबें हैं और उसके राइटर हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। पहला है गंगाबाई, ये कवित्री गंगाबाई इन्होंने लिखा था, देवी त्रिया निषेध इनकी पुस्तक का नाम है। दूसरा नाम है दयाबाई। ठीक है, दयाबाई इनका जो पुस्तक है वह विनय मलिक। ठीक है, विनय मल्लिका इनकी पुस्तक का नाम है। सहजोबाई अगला नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, सहजोबाई, इन्होंने लिखा है सहज प्रकाश। क्या लिखा है, सहज प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। और सोन कुमारी लास्ट अंतिम नाम है इसमें, उन्होंने लिखा है स्वर्ण बेली की जो कविता है, स्वर्ण बेली की कविता, उसको इन्होंने लिखा रखा है। तो ये पुस्तक चारों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से मे बी आप पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न जो है आगे बने, तो ये प्रश्न पॉइंट सारे के सारे आपको क्लियर होने चाहिए। अगला कह रहा है पंचायतों के चुनाव का संचालन, ठीक है, कौन करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा पंचायत के जो चुनाव का संचालन है वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, ये कहाँ पे बताया गया, तो अनुच्छेद 243 के की में इसका मेंशन किया गया है। और जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त है क्या, तो ये जो है इसमें एक निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे देखिए जो पॉइंट्स बन सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर अप किया गया है। सिर्फ यहाँ से पूछा था कि पंचायतों का जो चुनाव है उनका संचालन कौन करता है, ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पे तो राज्य निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन यहाँ पे जो अन्य पॉइंट्स आपको बता दिया, ये आर्टिकल 243 का कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और एक पॉइंट इस समय याद रखिएगा कि जो स्टेट राज्य लोक सेवा आयोग है, जिस तरीके से इस बार चर्चा में रहा है, ठीक है, यूपी हुआ अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो मे बी इसके जो आयोग है, इसके मेंबर हैं, इसके अध्यक्ष का जो नियुक्ति है, कार्यकाल है ना, उनको कैसे हटाया जा सकता है, उनकी जो क्या कहते हैं काम करने की शैली, इन सब पे कहीं न कहीं एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न आपसे बन सकता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से तैयार रखना है। ठीक है, स्टेट ले का जो लोक सेवा आयोग है इसके आर्टिकल से लेके बाकी सारे प्रावधानों को अच्छे से देख लीजिएगा।
अगला पॉइंट है चरक संहिता के बारे में। तो ये ग्रंथ जो आप जानते ही हैं कि ये चरक के द्वारा लिखा गया था। ये एक चिकित्सक थे, कहाँ पे, कुषाण शासक जो है कनिष्क के दरबार में, उसके टाइम की ये है चरक संहिता। ये बहुत ही फेमस किताब है और इसमें ये पॉइंट जो पूछा था कि इसमें कितने अध्याय और कितने खंड हैं। तो आप देखिएगा 120 अध्याय और 8 खंड हैं इसमें। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रश्न ये था 120 अध्याय और 8 खंड के से अलग जो 2-3 पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। चरक संहिता जो है, चरक ये एक चिकित्सक थे, इनके द्वारा लिखा हुआ है और ये जो है कुषाण शासक है ना, कनिष्क के समय के ये थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा साथियों कि मानव हृदय में चैम्बर्स की संख्या सीधे सीधे पूछी थी। तो आप जानते हैं मानव हृदय में जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर है, 2 अलिंद और 2 नील है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर ही होगा, छोटा सा क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि संयुक्त प्रांत की शांत सभा का गठन कब होता है। तो ध्यान दीजिएगा 1918 में होता है। कब? 1918 में होता है संयुक्त प्रांत जो किसान सभा है उसका गठन। और ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन से इसके मेंबर रहे थे। तो इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम लिख दिया यहाँ पे, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्रा जो है ये इसके मेंबर थे, ठीक है। स्थापना में इसके इन्होंने भाग लिया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। संयुक्त प्रांत के विधानसभा 1918 उत्तर प्रदेश के अवध वाले रीजन हुआ और ये लोग इसके संस्थापक में सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट देखिएगा कि वैदिककालीन प्रशासन में जो है भाग दुह क्या है। भाग दुह जो है एक टर्मोलॉजी दिया हुआ था, पूछ रहा है ये क्या है। तो इसका काम क्या था, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है राजस्व जमा करने वाला अधिकारी था। क्या था? राजस्व जो है जमा करने वाला एक अधिकारी था, भागदू, ठीक है। ये किस काल का है? वैदिककालीन प्रशासन में एक टर्म था, ये टर्म आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बताएं कि जो आप एंशियंट जो प्राचीन पढ़ते हैं, ठीक है, प्राचीन हो या मध्यकालीन हो, इसमें जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ, ये सारी शब्दावलियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे शब्दावलियों को आप एक जगह सारा का सारा टर्म बना के नोट कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम आप देना, पीसीएस, यूपीएससी, उसमें भी 1-2 प्रश्न आपको सीधे-सीधे देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वैदिककालीन हो गया, ठीक है, उसके साथ मौर्यकालीन प्रशासन का, गुप्तकालीन प्रशासन का, है ना? आज ये दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन चली, मुगलों का जो प्रशासन चला, इन सारे पॉइंट्स में अगर आप देखें तो यहाँ से अगर रिलेट करके आप देखें तो सारा का सारा पॉइंट्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा एक प्रश्न के रूप में। एजोला की बात करेंगे, एजोला क्या है? तो ये देखो जो ये पौधा है, ये धान के खेत में जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो क्या है ये? जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है एजोला का धान के खेतों में, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या था? तो अगला पॉइंट यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो पूछा था ये दिया था आपको, अनुच्छेद दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? अनुच्छेद कुछ दिया हुआ था और उसके साथ साथ क्या है, मिलान करना। तो ये महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है आप देखिए, पहला कह रहा है अनुच्छेद 324। इसमें अगर बात की गई है तो आप सभी जानते हैं निर्वाचन आयोग की इसमें बात की गई है, अनुच्छेद 324। 315 की अगर हम बात करेंगे साथियों, अनुच्छेद 315, तो ये जो है लोक सेवा आयोग, क्या है? लोक सेवा आयोग, है ना, के बारे में बताता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। अभी आगे टर्म आएगा और भी, तो वहाँ पे और क्लियर कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ मैचिंग है, मिलान करने वाला, तो पॉइंट जान लीजिए। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग उसके बारे में। तो ये चारों के चारों आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पता आगे फिर प्रश्न बने तो इन्हीं सब आर्टिकल से कोई स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछ ले, तो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है इसमें कि मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो जो है ये क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये राजा मिलिंद और नागसेन, ये एक बौद्ध भिक्षु है, इनको नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। इनके बीच का एक ये संवाद है। क्या है ये? ये एक संवाद है, मतलब इन दोनों के बीच की जो वार्तालाप है उसी को नाम देगा मिलिंद पन्हो, ठीक है। इसमें राजा मिलिंद थे और नागसेन या नागार्जुन कह लीजिए, इनके बीच का संवाद है। ये नागार्जुन या नागसेन कौन है? तो ये एक बौद्ध भिक्षु थे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और प्रश्न के हिसाब से जो है आयोग ने यहाँ पे नाम, ऑप्शन में नागसेन और नागार्जुन दोनों दिया हुआ था, हालांकि नाम कई जगह एक ही यूज हुआ है, लेकिन आयोग ने जो है यहाँ पे नागसेन को ही यहाँ पे विचार किया, सही माना है, ठीक है। तो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि स्पीयर नामक पुस्तक, ठीक है, स्पीयर नामक पुस्तक के राइटर कौन है? तो प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी के द्वारा अगर हम बात करें तो देखिएगा, प्रिंस हैरी के द्वारा स्पीयर नामक पुस्तक ये लिखी गई है, ठीक है। और इसका संबंध किससे है? तो ये कहावत ही है ना, उत्तराधिकारी और एक अतिरिक्त, ये कहावत उसी से संबंधित ये पुस्तक थी। तो मैं भी अगर इस बार ये पुस्तक पूछा गया है
तो आगे अगर प्रश्न बनता है इस पे शायद पूछ ले कि पुस्तक इससे रिलेटेड है, तो ये कहावत एक उत्तराधिकारी और एक अतिरिक्त उससे संबंधित ये पुस्तक है। ध्यान दीजिएगा, स्पीयर नामक पुस्तक प्रिंस हैरी से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। देखिएगा अगला पॉइंट था कि इसमें उसी टाइम करंट अफेयर से रिलेटेड है कि इस तरीके से 15वीं लोकसभा में जो है मीरा कुमार प्रथम महिला स्पीकर के रूप में चुनी गई थी। सीधे से ये पूछा था कि प्रथम महिला स्पीकर कौन चुनी गई थी। तो प्रथम महिला स्पीकर जो चुनी गई थी, आप ध्यान दीजिएगा, वो थी मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमारी जो थी ये पहला प्रथम स्पीकर चुनी गई थी महिला। और कब चुनी गई थी, तो लगभग 15वीं जो लोकसभा थी उसमें ये चुनी गई थी लोकसभा की अध्यक्ष, और ये पहली अब महिला स्पीकर चुनी गई थी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मीरा कुमारी का नाम आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा पेशवाओं से संबंधित एक पॉइंट है। पेशवाओं को दिया था नाम और उनका जो है शासनकाल का सही क्रम पूछा था। तो क्रम इनका यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, क्रम देख लीजिए। बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, 1713 से 1720 तक। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 और माधवराव प्रथम जो है 1761 से 1772। उसके बाद आएंगे नारायण राव 72 से 73, ये सब 1700 के आसपास हैं। ठीक है, 1700 में ही है। 13 से लेकर 73 तक के बीच में चारों पेशवाओं का शासनकाल आपको देखने को मिला। और ये जो शासनकाल है आप देखिए, इस तरीके से आप अरेंज करने के लिए कहीं से भी जो पहले कई बार होता था यहाँ से युद्ध पूछता था, अब जो है राजाओं का क्रम पूछ ले रहा है, अब यहाँ तक कि पेशवाओं का भी क्रम पूछ ले रहा है। कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको आयोग के बदलते पैटर्न पे ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, माधवराव प्रथम और नारायण राय, चारों को चारों पेशवाओं का नाम आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इनका कार्यकाल जो है शासनकाल का रिव्यू भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, वो जो है डोनेस्टक है। ठीक है, डोनेस्टक जो है ये क्या है, यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे साथियों, तो देखिएगा लगभग इसमें 90% हिस्सेदार भी है, मतलब 90% कोयला यहाँ से ही जनरेट होता है यूक्रेन का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भूमध्य रेखा से जो है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता जो है उसमें कमी आती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाला पॉइंट था, इसको समझिएगा कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में क्या होगी, कमी आती है। और एक पॉइंट और है, क्या कह रहा है, कर्क व मकर रेखा पर जो लवणता है वो सर्वाधिक है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैटिक का आपका यहाँ पे कंसेप्चुअल स्टेटमेंट बना के पूछा तो पता है पॉइंट। ठीक है, तो समझिएगा कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जो लवणता है उसमें कमी आएगी, और कर्क वो जो मकर रेखा है उस पर लवणता क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट पूछा था 24 घंटे में अगर बात करें तो प्रत्येक स्थान पर 2 बार भाटा आता है। ठीक है, 2 बार ये भाटा आता है, जबकि जब ये कब आता है, तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक आ जाए, जब एक सीधी रेखा में हो जाए। कब हो जाए, तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो जाए। ठीक है, तो भी ये आता है, और 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ये आता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक, अगला पॉइंट है कि पेंगुला की धारा, इस धारा का नाम आपने सुना होगा। तो जब भी कोई इस तरह की धारा धारा है तो 2-3 पॉइंट वहाँ से आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, ये धारा कहाँ बह रही है, जगह ठंडी है या गर्म धारा है ना, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो कुछ पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे दोनों, तो आपका पॉइंट्स जो है प्रश्न के गलत नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बेंगुएला की जो धारा है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है। कहाँ पे, बेंगुएला की धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है। और एक इस तरह की जलधारा है, तो ध्यान दीजिए, ये ठंडी जलधारा है। क्या है ये ना, कोल्ड करंट है ये। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना बेंगुला के बारे में। इसी टाइम अगर आपको मान ली बेंगुला पूछा है, तो बाकी जाके आप क्या करेंगे, स्टैटिक पोर्शन देखिए, वहाँ की जितनी सारी अन्य धाराएं हैं उन सारी धाराओं क्या करिए, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर प्रतिदिन लगभग 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, कितने टाइम के बाद, टाइम एग्जैक्ट पूछा हुआ था। प्रतिदिन में लगभग 12 घंटे 26 मिनट के बाद ही ज्वार आता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी की लेखक है, पुस्तक है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। इसके लेखक कौन है, तो बुन्नार मिडल। ठीक है, बुन्नार मिडल जो है इसके लेखक है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी के ये लेखक है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला पॉइंट देखिएगा कि ईवी जो रामास्वामी नायकर हैं, ईवी रामास्वामी नायकर, इनको किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पेरियार। ठीक है, इनको एक अन्य नाम से जाना जाता है, पेरियार के नाम से जाना जाता है, ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो पेरियार के नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो असहयोग आंदोलन में हिस्सा इन्होंने लिया था, ठीक है,
और 25 में इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस को छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन में हिस्सा भी दिया था, लेकिन 1925 में इनके बारे में पॉइंट है कि इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाम जो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के नाम से भी जाने जाते हैं, असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, बट 1925 में कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, पानी को इकट्ठा करना। पानी को इकट्ठा करना, भंडारण करना और पानी छोड़ना। ठीक है, इकट्ठा करना, पानी को छोड़ना, ये सब किसका काम है, तो जल विभाजक का। किसका, जल विभाजक जो वाटर शेड है उसका ये काम है। ठीक है, क्या करना, कि पानी को इकट्ठा करना, भंडारण करना और छोड़ना किसका काम है, जल विभाजक का काम है। वाटर शेड जो है उसका ये काम होता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है मैच द फॉलोइंग करके था। कुछ जनसंख्या के सिद्धांत दिए हुए हैं और उसके सशक्त प्रतिपादक दिया हुआ है, मतलब कि इसने दिया सिद्धांत देखिए और उसके बाद इसको दिया किसने, वो देखिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, ये दिया था एडविन कैनन ने। किसने, एडविन कैनन ने दिया था। सामाजिक जो है ना, सामाजिक अब समायोजन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ध्यान दीजिएगा, हेनरी जॉर्ज ने। किसने, हेनरी जॉर्ज ने दिया था। और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉमसन ने। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का जो सिद्धांत है, किसने, माल्थस ने। माल्थस वाला हालांकि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो मे भी अब आगे यहाँ से जो पॉइंट बनेगा साथियों, वो ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई एक पॉइंट लेके आपसे उससे पूछ ले कि इसके प्रतिपादक कौन है। ये तो कई बार पूछा जा चुका है माल्थस वाला। बाकी ये तीन जो अन्य है, इन तीनों पे आपको क्या है, अच्छे से ध्यान रखना है, एडविन कैनन, हेनरी जॉर्ज, थॉमसन या माल्थस। ठीक है, ये चारों के चार पॉइंट्स आपको किसके साथ याद रखना है, तो इसके जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के साथ इनका नाम याद रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला एक पॉइंट है, कह रहा है कि नेपेंथिस जो है, नेपेंथिस एक खटपर्णी है। ये क्या है, कीटभक्षी पौधा है। तो ध्यान दीजिएगा, नेपेंथिस क्या है, ये कीटभक्षी पौधा है। इसको आपको ध्यान में रखना, ऐसे नाम से नेपेंथिस, ये क्या है, कीटभक्षी पौधा है। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो सीमा है, वो सीमा कौन बनाती है, तो रियो ग्रांडे वो कोलोराडो नदियाँ, दो ये नदियाँ हैं, आपको ध्यान में रखना है। दो नदियाँ जो है क्या बनाती हैं, तो देखेंगे आप कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में क्या बनाती है, सीमा रेखा बनाती हैं, रियो ग्रांडे नदी और कोलोराडो नदी। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या है साथियों, तो अगला पॉइंट कह रहा है कि एक तरफ दर्रा दिया हुआ है और स्थिति दिया हुआ है। तो माना और नीति दर्रा आप जानते हैं उत्तराखंड में है, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड। दिखु दर्रा की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, और अगिल जो पास है दर्रा है वो आपका लद्दाख में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर यहाँ से मे भी कोई एक पॉइंट दूर लेके आपके आगे जो प्रश्न बने उस प्रश्न में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दर्रा और स्थिति। ठीक है, यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स आपको कोशिश कीजिएगा इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो आप क्या करें, मैप के माध्यम से जो है, मैप के माध्यम से आप उसको करने का प्रयास करें। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है पोषक स्तर। ठीक है, पोषक जो स्तर होता है वो क्या है, ट्रॉफिक लेवल। इससे क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा, खाद्य श्रृंखला में जीवों का जो संबंध होने से बनते हैं, जीवों का क्या है, संबंध होने से इनका रिलेशन है। ऐसे पूछा था कि पोषक स्तर क्या है, तो सिंपल से इसका पॉइंट था कि खाद्य श्रृंखला में जो जीवों का संबंध बनाते हैं, ठीक है, उससे ये संबंधित है पोषक स्तर। और इसमें अगर हम बात करें तो कुछ अन्य पॉइंट्स हैं जो आप देख लीजिएगा, जैसे कि इसमें एक लेवल होता है सर्वाहारी, फिर उसके बाद से द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक और स्वपोषी। ये इस तरीके से इनका ये लेवल बनता है ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, टॉप टू बॉटम कैसे आता है, तो टॉप टू बॉटम में से देख लिए सर्वाहारी, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक या स्वपोषी। नीचे से अगर आप जाएंगे तो इस तरीके से इनका ये ट्रॉफिक लेवल बनता है। क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा का बाईं ओर जो है विक्षेपित होना किसके कारण होता है, तो कोरियोलिस जो बल है उसके कारण होता है। और उसमें एक नियम काम करता है, फेरल का नियम। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा था कि दक्षिणी गोलार्ध में हवा जो है बाईं ओर क्यों मुड़ जाती है, विक्षेपित होती है, तो कोरियोलिस बल के कारण। और ये होता क्या है, फेरल नियम के यहाँ पे नियम काम करेगा। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जल जो है रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम वर्ष जो है 1974 में लाया गया था। इस तरीके से जितने पर्यावरण संबंधी अधिनियम है, जैसे जल का हो गया, ध्वनि का हो गया, है ना, और वन का हो गया, सारे अधिनियम आपको एक जगह बूस्टर सीरीज की स्टार्टिंग क्लास में हम बता चुके हैं। तो वहाँ से हम आपको ये भी कह चुके हैं, एकदम श्योर है, एक पॉइंट जो है एक नंबर का वहाँ पे मतलब एक प्रश्न देखने को मिलता है। जल का हो गया, टाइगर का हो गया, वो सारे डेट जो पर्यावरण से संबंधित था उसमें से एक ही प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिला था 23 वाले पेपर में। अगला पॉइंट है साथियों, ध्यान दीजिए, ओजोन परत। ओजोन परत की अगर बात करेंगे तो मिलता कहाँ है, समताप मंडल में। कहाँ पे, समताप मंडल में ये मिलता है। और ये पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो इसका यही काम है, जो पृथ्वी पर आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको ये अवशोषित कर लेता है, ओजोन परत।
ठीक है। ओजोन डे कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा था, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है कि लैंगिक जो समानता है, स्वास्थ्य है और शून्य भूख है, ठीक, ये सब क्या है, सतत विकास के लक्ष्यों में शामिल है, यानी जो एसडीजी का लक्ष्य है। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे एसडीजी से देखने को मिल रहा है। मैं आपको शुरू से कहता हूँ कि जो 17 लक्ष्य हैं उसके क्या उद्देश्य है, वो सारे आपको रटे होने चाहिए। उसी पे प्रश्न ये था कि कौन सा निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, तो उसमें एक है अंतरिक्ष अनुसंधान। क्या है, अंतरिक्ष स्पेस जो है, स्पेस वाला, ये आपका एसडीजी में नहीं है। तो एसडीजी में कौन कौन शामिल है, तो उस प्रश्न में जो ऑप्शन दिया था उसमें स्वास्थ्य था, लैंगिक समानता था, शून्य भूख था, ये सब क्या है उसमें शामिल है। कुल लक्ष्य कितने हैं एसडीजी के, तो 17 लक्ष्य हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य कितने हैं, तो 169 उद्देश्य हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक अलग पॉइंट है, विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी इस बार वाली थीम आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिस बार से एग्जाम देने जा रहा है उस टाइम पे आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि विश्व सामाजिक संरक्षण, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जो है ये जारी की जाती है। कश्मीर के शासक जो है जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था, तो उसका नाम आप ध्यान रखिएगा, जैनुलाब्दीन, ठीक है। ये जैनुलाब्दीन, इसको जो है कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, और ये जो पारसी संस्कृत तिब्बती भाषा का जानकार था। तो प्रश्न इसमें अलग तरीके से ये पूछा जा सकता है कि जो है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैनुलाब्दीन को, क्योंकि अकबर की तरह इसकी जो नीतियाँ थी काफ़ी सॉफ्ट नीति थी, तो इसमें जो है वहाँ पे इसने जजिया और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। अगला, और यहाँ पे इस वर्ष का 2023 का लास्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सहायक नदी है ना, और उसकी कौन कौन सी नदी है, तो मालप्रभा, कृष्णा, हेमावती, कावेरी है ना, मंजरा, गोदावरी, प्राणहिता, गोदावरी। तो कुछ नदियां हैं और उनके सहायक नदियां, यानी कौन सी नदियां, ये जो नदियां हैं और किसकी सहायक नदी है, तो देखिए मालप्रभा कृष्णा की, हेमावती या फिर कावेरी की, मंजरा और प्राणहिता गोदावरी की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।